हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने परावर्तन के बारे में पढ़ा था, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को हमने कंप्लीटली पढ़ लिया था। उसमें प्लेन मिरर भी पढ़ लिए थे, समतल दर्पण भी पढ़ा था और स्फेरिकल मिरर से कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है, मिरर फॉर्मूला कैसे डिराइव किया जा सकता है और फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में रिलेशन भी देख लिया था और कुछ न्यूमेरिकल भी हमने सॉल्व किए थे और यूजेस ऑफ मिरर भी हमने देखा था कि दर्पण के उपयोग क्या होते हैं। इस क्लास में हम पढ़ेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, जो कि बोर्ड के क्लास 10th में इस बार ये है, तो इसे थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे हम लोग कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है और इसके जुड़ी सारी बातों को देखेंगे। तो अगर कोई लाइट रे के बारे में हम लोगों ने बात किया था, अगर कोई लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है, जैसे कि हम कहीं पर पानी के सामने खड़े होते हैं तो हमारी इमेज पानी में दिखती है, वहां पर रिफ्लेक्शन होता है जिसकी वजह से हम देख पाते हैं अपनी इमेज। लेकिन पानी का जो तल होता है, जहां पर पानी भरा होता है, उसका जो बॉटम सरफेस होता है, तली होती है, वो भी हमें दिखाई देती है। इसका मतलब क्या है, वहां पर परावर्तन भी हो रहा है और अपवर्तन भी हो रहा है। जब आर पार चीजें हमें दिखाई देती हैं तो हम कहते हैं उसमें कि वहां पर हमारे पास की अपवर्तन भी हो रहा होगा और परावर्तन भी हो रहा होगा। तो बढ़ते हैं और बात करते हैं कि अपवर्तन क्या होता है। तो जब कोई लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है, तो वो अपने पाथ को डेविएट कर लेती है, या यूं कह लें व्हेन अ लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम विद और विदाउट बेंडिंग। बेंडिंग हो सकती है, बेंडिंग नहीं भी हो सकती है। अगर नॉर्मल इंसिडेंस हुआ, अगर अभिलंब रूप से आपतित होती है तो वहां कोई बेंडिंग नहीं होगी। लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर एंगल पर आकर के गिरती है तो उसका जो पाथ होता है, ओरिजिनल पाथ, उससे डेविएट हो जाएगी। तो क्या होता है, जब कोई, अगर इसकी डेफिनेशन हम लिखें तो लिख सकते हैं यहां से, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मूल मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश की यह परिघटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। ये हो गई इसकी डेफिनेशन हिंदी में। इंग्लिश में ऊपर लिखा है कि जब कोई लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो वो अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो जाती है, इसे हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। और इसका रीजन क्या होता है, अगर हम बात करें इसका रीजन या हम कॉज के बारे में बात करें, कारण क्या होता है इसका, तो इसका कारण होता है अलग अलग माध्यम जो होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो डिफरेंट होती है। तो इसे हम लिखना चाहें कॉज को तो लिख सकते हैं डिफरेंट वेलोसिटी या डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडियम। अलग अलग मीडियम में अलग अलग स्पीड होती है लाइट की, जिसकी वजह से ये बेंडिंग होती है। तो यहां पर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब ट्रेवल कर रही थी लाइट रे, तो इसमें क्या हुआ, इसके ओरिजिनल पाथ यहां ऐसा कुछ था, देखो ये इसका ओरिजिनल पाथ था। ओरिजिनल पाथ से क्या हुई, ये डेविएट हो गई। अब ये डेविएट टूवर्ड्स नॉर्मल हो सकता है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो सकता है, अभिलंब की ओर हो सकता है, अभिलंब से दूर हो सकता है। हम लोगों ने परावर्तन में देखा था, रिफ्लेक्शन में, कि ये आपतित किरण होती थी। आपतित किरण मतलब इंसिडेंट रे है, और ये नॉर्मल हुआ करता था। सरफेस के ऊपर जो परपेंडिकुलर होता उसे हम नॉर्मल कहते हैं। यहां पर जो लाइट रे जा रही है आफ्टर बेंडिंग, उसको हम कहेंगे यहां पर रिफ्रैक्टेड रे। इसको हम कहते हैं अपवर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, वहां पर परावर्तित किरण होता था, रिफ्लेक्टेड रे होता था। एंगल वही है, ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन।
रिफ्रैक्शन, ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ध्यान रखेंगे इस बात को। तो ये है इसकी डेफिनेशन। उसका कॉज क्या होता है? तो कॉज होता है डिफरेंट मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट डिफरेंट होती है, जिसकी वजह से जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट ट्रेवल करती है तो अपने पाथ से डेविएट हो जाती है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है, यहां पर एक बात याद रखेंगे कि जब भी रिफ्रैक्शन का फिनोमेनन होगा, जब भी अपवर्तन की क्रिया होती है, तो जितने भी लाइट के पैरामीटर होते हैं सब बदल जाते हैं, सिर्फ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट नहीं बदलती। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट रिमेन सेम आफ्टर रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन होने के बाद में भी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो बदलती नहीं है, आवृत्ति जो होती है वो नियत रहती, वो परिवर्तित नहीं होती, बाकी सब कुछ बदल जाता है। जैसे हम वेव नेचर में आगे देखेंगे तो वेव नेचर में इसका वेवलेंथ बदल जाएगा, तरंग दैर्घ्य बदल जाएगी, स्पीड बदल ही रही है, और भी जितने भी पैरामीटर हैं जैसे इंटेंसिटी है ये सब बदल जाएंगे, लेकिन आवृत्ति नहीं बदलती, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? पर यूनिट टाइम में जितने भी नंबर ऑफ इंसिडेंट रेज आकर के इंसिडेंट होती हैं सरफेस पर, वो उनकी फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है किसी भी मीडियम का। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम पहले क्यों पढ़ रहे हैं? रीजन इसके पीछे है कि आगे हम अभी लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे तो उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है, उसको हम पहले पढ़ लेते हैं और उसको डिटेल में देख लेते हैं जहां पर सबसे ज्यादा डाउट होता है। तो अगर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में बात करें तो किसी भी मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसको हम जनरली म्यू या फिर हम इसे एन से डिनोट करते हैं, और ये होता क्या है? ये होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर डिवाइडेड बाय यहां क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अगर कोई मीडियम दिया गया है, कोई माध्यम दिया गया है, उसमें प्रकाश की चाल, और अगर निर्वात या वायु है उसमें प्रकाश की चाल का जो अनुपात होता है उसे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जब भी हम वैक्यूम या एयर के बारे में बात करते हैं तो ये होता है ऑब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, इंडेक्स होता है। ठीक है, ये होता है ऑब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब अगर हम यहां से फॉर्मूला देखें म्यू, या फिर हम इसे एन लिखते हैं, एन इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है? स्पीड ऑफ लाइट एयर या वैक्यूम में सी होती है, और मीडियम में मान लेते हैं वी से डिनोट किया जा रहा है, तो ये फार्मूला निकल के आता है हमारे पास। तो म्यू क्या है? मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो इन जनरल अगर पूछा जाए स्पीड इन अ मीडियम, किसी भी मीडियम में स्पीड पूछी जाती है दैट इज v की वैल्यू, तो वो क्या लिखी जा सकती? c बाई म्यू लिख सकते हैं हम इसे, c बाई म्यू, या फिर हम इसे लिख सकते हैं c बाई n। ठीक है, जहां पर कि n क्या होगा? तो ये मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। मीडियम जो होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। यहां पर यूनिट के बारे में देखें तो दोनों क्या है? वेलोसिटी का रेशियो है, यूनिट कुछ आने वाले नहीं, कैंसिल हो जाएगा, यूनिट लेस क्वांटिटी होती है। यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मीनिंग होता है ऑप्टिकल जो डेंसिटी होती है, घनत्व जो होता है, प्रकाशिक घनत्व, उससे मीनिंग होता है। ये बताते हैं क्या है? मीडियम वो होता है, यहां पर अगर हम मीडियम को डिफाइन करें कि जो मीडियम होता है वो क्या होता है? मीडियम होता है विच अलाउ द लाइट टू पास थ्रू, विच अलाउ द लाइट टू पास थ्रू इट। ऐसा मटेरियल या ऐसे सब्सटेंस, यहां पर हम ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं, ऐसे मटेरियल या फिर ऐसे सब्सटेंस
जो लाइट को अपने अंदर से होकर के पास होने देते हैं उनको हम कहते हैं यहां पर ऑप्टिकल मीडियम, ठीक है। और वो ऑप्टिकल मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू के बिहाफ पर हम उन्हें दो अलग अलग कैटेगरी में बांटते हैं, एक होता है डेंसर, एक होता है रेयरर। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या हम कह सकते हैं जिस मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा होती है वो डेंसर मीडियम होता है, और जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी कम होती है वो रेयरर मीडियम होता है। तो हम म्यू की वैल्यू के बिहाफ पर कहेंगे कि जिसके लिए म्यू ज्यादा होगा या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ज्यादा होगी वो डेंसर मीडियम होगा, और जिसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कम होगी वो रेयरर मीडियम होगा। तो अगर किसी मीडियम के अंदर वेलोसिटी निकालनी है हमें तो हम फार्मूला लगाएंगे c बाई म्यू या c बाई एन लगाएंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना होगा, मीडियम में वेलोसिटी दी हो या स्पीड दी हो तो c बाई वी लगा लेंगे हम। ये तो हो गया ऑब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। इसे हिंदी में कहते हैं हम निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहा जाता है। लेकिन अगर बात किया जाए कि दो अलग अलग मीडियम हैं उनके लिए हमें लिखना हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो कैसे लिख सकते हैं। तो अगर यहां पर दो मीडियम दिए गए हैं, ये है इंटरफेस। इंटरफेस का मीनिंग ये है जो दो मीडियम को अलग अलग सेपरेट कर रहा होगा, तो ये इंटरफेस हो गया। इस इंटरफेस में यहां पर एक मीडियम है जिसका नाम हम 1 रख देते हैं, यहां पर है मीडियम 2, मीडियम 2 है, ठीक है। अब इन दोनों मीडियम के लिए हमें लिखना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सपोज म्यू 1 है, यहां इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 2 है। ये ऑब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए गए हैं, या हम ये कह सकते हैं एयर या वैक्यूम के रिस्पेक्ट में ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखे गए हैं। तो अगर यहां से वैल्यू निकाली जाए कि v1, यहां जो वेलोसिटी होगी v1 उसे क्या लिखा जा सकता है c बाई म्यू 1, और यहां पर वेलोसिटी v2 है अगर तो उसे हम लिख सकते हैं c बाई म्यू 2, ऐसा लिख सकते हैं। अब अगर हम इनको डिवाइड करें तो क्या लिख सकते हैं, देखो v1 बाई v2 इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, यहां लिख सकते हैं हम म्यू 2 बाई म्यू 1, ऐसा लिख सकते हैं कि अगर दो अलग अलग मीडियम दिए गए हों और उसमें एक मीडियम एयर नहीं कुछ और है या वैक्यूम नहीं कुछ और है, तो उनमें जो स्पीड ऑफ लाइट होती है उनका जो रेशियो होता है उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रेशियो का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर यहाँ c को हम कांस्टेंट रखते हैं तो यहां से भी वैल्यू देखो आ रही v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई n और 1 बाई म्यू। मतलब जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसमें वेलोसिटी या स्पीड कम होगी लाइट की, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उसमें स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगी, ठीक है। तो ये फार्मूला अगर हम यूज करना चाहें दो डिफरेंट मीडिया के लिए, दो अलग अलग मीडियम दिए गए हों और एक मीडियम में स्पीड दे रखी हो, दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए गए हों, किसी दूसरे मीडियम की स्पीड चाहिए हो स्पीड लाइट की, तो हम यहां से निकाल सकते हैं। अब यहां पर बात आता है कि पहले मीडियम के रेस्पेक्ट में दूसरे मीडियम और दूसरे मीडियम के रेस्पेक्ट में पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे लिखा जा सकता है। तो यहां पर हम बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। एक टेबल यहां पर बनी हुई है। टेबल इन जनरल अगर हम इसे याद रखें तो चीजें आसान हो जाती हैं। जैसे एयर का ऑब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अप्रोक्सीमेट 1 लिया जाता है, ग्लास का 1.33 लिया जाता है, ग्लास वाटर का 1.33 है, ग्लास का है 1.5 और डायमंड का 2.42 लिया जाता है। हम यहां पर कहना चाहते हैं कि एक ये इंटरफेस बनाया गया है, इंटरफेस बनाया गया, इस इंटरफेस में इधर मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 1 है, ये म्यू 2 है, ऑब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये है इनके, ठीक है। किसी ने कहा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें बताओ 2 का विद रेस्पेक्ट टू 1, अगर हम ऐसा लिखें तो ये वैल्यू क्या निकल के आएगी, या हम इसको नाम दें तो क्या लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड विद रेस्पेक्ट टू मीडियम फर्स्ट। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का हम अपवर्तनांक लिखना चाहते हैं तो इसे लिख सकते हैं म्यू 2 बाई म्यू 1, ऐसा लिख सकते हैं। कुछ लोग इसे ऐसे लिखते हैं, क्या लिखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू 1, तो इसे ऐसे लिख देते हैं, जो पहले वो ऊपर जो पीछे वो नीचे लिखा जाता है। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं, याद करने के कई सारे तरीके होते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। लेकिन दोनों नोटेशन का जो लिखने का तरीका होता है वो बिल्कुल अलग होता है। यहां पर जो पीछे लिखा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख रहे हैं हम, जो आगे लिखा उसके रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं हम, ठीक है। या यूं कह लेते हैं कि मीडियम 1 से ये फर्स्ट मीडियम होगा, ये मीडियम होगा सेकंड, तो फर्स्ट से लाइट सेकंड में जाएगी तो 1 म्यू 2,
मतलब पहले से दूसरे में जा रहे हैं तो दूसरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा पहले के रेस्पेक्ट में, तो μ2/μ1 लिखा जा सकता है। इस तरह लिखते हैं अगर, तो जो आगे होता है उसे ऊपर लिख दो, जो पीछे होता है उसे नीचे लिख सकते हो। दोनों अलग अलग तरीके होते हैं लिखने के। इस पर क्वेश्चन कभी बने तो कैसा बन सकता है क्वेश्चन? वो क्वेश्चन इस तरह का हो सकता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं ग्लास का दिया गया है, वो होता है 3/2, एक क्वेश्चन है, और यहां पर वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33, इसे 4/3 लिख सकते हैं। क्वेश्चन ये है, बताना है कि ग्लास के रिस्पेक्ट में वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, ठीक है, और वाटर के रिस्पेक्ट में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा बताओ। मतलब कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बताना है हमें। तो अगर हम अपना साइन कन्वेंशन यूज करते हैं कि जो पीछे लिखा है उसको हम न्यूमरेटर में लिख दें और इसे म्यू जी को यहां लिख सकते हैं। यहां पर क्या लिखा जाएगा, म्यू जी डिवाइडेड बाई म्यू इंटू डब्ल्यू। अब वैल्यू निकालें तो क्या निकल के आएंगे हमारे पास, W कितना है 4/3 है, डिवाइडेड बाई म्यू जी की वैल्यू कितनी है अपने पास 3/2 है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 8/9 लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर यहां से वैल्यू निकाली जाए तो क्या लिखी जाएगी, ये है 3/2 और यहां पर लिख सकते हैं 4/3, तो ये बन जाएगा देखो 9/8 बनेगा, ठीक है। तो अगर अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए गए हों, ऑब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो अलग अलग मीडियम के लिए, तो पहले मीडियम के रिस्पेक्ट में दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। तरीके हैं वो याद रखेंगे कि लिखने का तरीका जब भी यूज करते हैं इस तरह से यूज कर सकते हैं, ठीक है। चाहे पहला यूज करें तो पहला यूज करेंगे तो ध्यान रखेंगे जो पीछे लिखा होगा उसे ऊपर लिखा जाएगा, जो आगे लिखा होगा उसे नीचे लिखेंगे हम। यहां पर अगर कॉमा लगा के लिखा जाएगा तो जो पहले होगा वो ऊपर होगा और जो बाद में होगा उसे हम नीचे लिखेंगे, ठीक है। इस तरह से दो अलग अलग मीडियम के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं। याद रखेंगे ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। कुछ ये जो वैल्यू है इन जनरल जो काम में ली जाती हैं वो याद रख सकते हैं। यहां पर ये ग्लास और वाटर के लिए ज्यादा याद रख सकते हैं, बाकी जब हम लोग स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड पढ़ेंगे तो वहां पर देखेंगे कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.4 होता है और इसके रिस्पेक्ट में क्रिटिकल एंगल की वैल्यू क्या होती है। तो आगे हम लोग देख लेते हैं कि जो मीडियम हमने अभी पढ़े रेयर मीडियम क्या होता है। तो रेयर मीडियम होता है तो कि ऐसा मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है। तो अगर हम बात करें, यहां पर हम लोगों ने एक मीडियम लिया है, ये कोई मीडियम है, ठीक है। यहां पर लाइट रे इंसिडेंट होती है, तो यहां से लाइट रे आ रही है, यहां पर लाइट रे इंसिडेंट होती है। अब यहां पर अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, यहां नॉर्मल ड्रॉ किया गया, इस नॉर्मल के साथ में यहां जो एंगल बन रहा है उसे हम आई लिख लेते हैं। तो ये है इस लाइट रे का ओरिजिनल पाथ, ठीक है। तो रेयरर मीडियम क्या होता है कि अगर लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है और वो अपने पाथ से, या यूं कह लेते हैं नॉर्मल से अवे डेविएट होती है, बेंडिंग इज अवे फ्रॉम द नॉर्मल, बेंडिंग इज अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो अगर नॉर्मल से दूर की तरफ बेंडिंग होती है, ये पहला मीडियम ये दूसरा मीडियम है, तो हम कहते हैं कि सेकंड मीडियम जो है वो रेयरर मीडियम है और जो फर्स्ट मीडियम है वो डेंसर मीडियम है, ठीक है। और इसी तरह से अगर हम दूसरे मीडियम के बारे में बात करें कि जो डेंसर मीडियम होता है वो क्या होता है, तो डेंसर मीडियम के बारे में जब बात करते हैं हम तो कहते हैं कि डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ज्यादा, और डेंसर मीडियम का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा तो उसमें बेंडिंग क्या होती है, टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंडिंग होती है। अगर इधर बनाए तो बना सकते हैं इसे, ये हमारे पास कोई मीडियम है, इस पर लाइट रे आकर के इंसिडेंट होती है, ये लाइट रे आ रही है यहां पर इंसिडेंट होती है, यहां पर हम लोगों ने नॉर्मल ड्रॉ कर रखा है, ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसका ओरिजिनल पाथ कुछ ऐसा होना चाहिए था, लेकिन अब अगर डेंसर मीडियम में लाइट रे जा रही है तो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंडिंग होती है कुछ इस तरह से। तो यहां पर मीडियम फर्स्ट है, ये मीडियम सेकंड है, तो अगर टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंडिंग होती है, यहां पर बेंडिंग कैसी है, तो यहां पर बेंडिंग है टूवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंडिंग है। तो अगर नॉर्मल की तरफ बेंडिंग हो रही है तो हम इसे कहेंगे ये मीडियम कैसा है, डेंसर मीडियम है, और ये मीडियम कैसा है, रेयरर मीडियम है।
तो यहां से कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जब लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंडिंग होगी, अभिलंब से दूर की तरफ मुड़ेगी। यहां पर बात करते हैं कि जब लाइट रे रेयरर से डेंसर में जाएगी तो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंडिंग होगी, कि अभिलंब की ओर झुकेगी। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है। तो पहला लॉ वही है जो वहां पर रिफ्लेक्शन में था, कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर जो अभिलंब होता है या दोनों मीडिया को जो सेपरेट करने वाली इंटरफेस होती है, जिस पॉइंट पर लाइट रे आकर के इंसिडेंट होती है, उस पॉइंट के ऊपर जो नॉर्मल खींचा जाता है वो तीनों के तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं। दैट मीन्स अगर हम यहां पर बनाएं तो क्या बना सकते हैं, ये है इंटरफेस, यहां पर लाइट रेज आकर के इंसिडेंट हो रही हैं, यहां पर हम लोगों ने नॉर्मल ड्रॉ किया है, तो ये है, मान लेते हैं इधर टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंडिंग हो रही, यहां पर आई है, यहां पर ये आर एंगल बन रहा है, ये पॉइंट ओ है। तो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के ऊपर नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं। ठीक है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यहां पर ये जो दूसरा लॉ है, इसके बारे में थोड़ा डीप में बात करें हम लोग, तो ये ऐसा कह रहा है कि यहां पर हम लोग दो अगर मीडियम लेते हैं, जैसे ये मीडियम फर्स्ट है, ये पहला माध्यम है, ये दूसरा माध्यम है, ये दूसरा माध्यम है, इनको फिक्स कर दिया जाए, मतलब ये मीडियम अब चेंज नहीं होंगे, इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो भी है वो लिख लेते हैं। सपोज μ1 है इसका और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। अब इनको चेंज नहीं करना है, हमें फिक्स कर दिया दो अलग अलग मीडियम। इस पेयर ऑफ मीडियम, इन दोनों को हम क्या कहते हैं, पेयर ऑफ मीडियम। अभी हम उसे पढ़ेंगे लैंग्वेज को। सेम पेयर ऑफ मीडियम के लिए बात कर रहे हैं, दोनों मीडियम सेम है। अब यहां पर अगर लाइट रे इंसिडेंट होती है, लाइट जो है उसका कलर हमने फिक्स कर दिया है। कलर फिक्स करने का मतलब उसकी जो वेव लेंथ है, तरंग दैर्ध्य है, वो क्या हो चुकी है, कांस्टेंट हो चुकी है। इधर लिख लेते हैं, ये क्या हो चुकी है, कांस्टेंट हो चुकी है, ये वैरी नहीं करने वाली है। रंग नहीं बदलेगा तो उसके रिस्पेक्ट में क्या होगा, वेवलेंथ चेंज नहीं होने वाला है। तो जब ये इतनी कंडीशन फुलफिल होती हैं, अब हम अगर यहाँ कोई लाइट रे इंसिडेंट करवाते हैं, लाइट का कलर फिक्स है, वेवलेंथ फिक्स है उसकी, तो जब ये कोई लाइट रे यहां पर आकर के इंसिडेंट होगी तो हम यहां पर एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। मान लेते हैं कि ये रेयरर मीडियम है, ये कैसा मीडियम है, डेंसर मीडियम है, सपोज कर लेते हैं। तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल नहीं, टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंडिंग होगी, अभिलंब की ओर ही झुकेगी। यहां पर एंगल आई बन रहा है, यहां पर एंगल आर बन रहा है। ठीक है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। अब एक बात यहां पर ध्यान रखेंगे कि हम यहां पर आई की वैल्यू कम ज्यादा करें तो उसके रेस्पेक्ट में आर भी कम ज्यादा हो रहा होगा। तो यही कह रहे हैं, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस का मीनिंग क्या है, साइन किसका, आई का। तो साइन लिख लेते हैं हम किसका, एंगल आई का। ठीक है, दूसरा ये क्या कह रहे हैं, दूसरा इन्होंने कहा है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का साइन। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का अगर हम साइन लिखते हैं तो यहां लिखेंगे साइन आर, के बारे में बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जो ये रेशियो होता है वो कांस्टेंट रहता है। कब रहता है, कह रहे हैं कि पेयर ऑफ मीडिया सेम रहना चाहिए, मतलब दोनों मीडियम चेंज नहीं होने चाहिए, और जो कलर ऑफ लाइट है दैट इज वेवलेंथ जो होगी वो नहीं बदलनी चाहिए। तो साइन आई बाई साइन आर का रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहता है। और ये जो कांस्टेंट रेशियो रहता है, अगर हम इसे लिखें, ये क्या है, कांस्टेंट है। और अगर इस कांस्टेंट को लिखा जाए तो क्या लिखा जा सकता है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब कि दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले मीडियम के रेस्पेक्ट में। इसको याद रखने का तरीका क्या है, इसे याद बहुत आसानी से रखा जा सकता है। इस लॉ को यहां लिखेंगे साइन आई, आई, आई किस में बन रहा है, देखो रेयरर मीडियम में बन रहा है, तो यहां हम लिख देते हैं रेयरर। ठीक है, इनटू रेयरर मीडियम में बन रहा तो रेयरर मीडियम का यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखवा दो रेयरर। ठीक है, इज इक्वल टू, यहां पर क्या लिख सकते हैं हम, इसे लिख सकते हैं साइन आर
आर कहां बन रहा है, आर कहां बन रहा है, डेंसर में बन रहा है, तो डेंसर का ये आर है। और यहां पर हम मल्टीप्लाई किससे करवा देंगे, तो म्यू डेंसर से। इस तरह से हम इस स्नेल्स लॉ को याद रख सकते हैं। मतलब जिसका एंगल उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और यहां पर जिसका एंगल उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इस तरह से इसे याद रख सकते हैं। इस फॉर्म में याद रहे या ना रहे, इस तरह से याद रख सकते हैं। इसमें कंफ्यूजन होता है कि म्यू2 ऊपर रहेगा म्यू1 नीचे रहेगा, इस तरह से याद रखेंगे तो हमेशा याद रहेगा। साइन आई बाई साइन आर ये बन जाएगा म्यू2 बाई म्यू1, या इधर से उधर की तरफ लाइट जा रही होगी, 2 से 1 की तरफ लाइट जाएगी तो वो म्यू1 बाई म्यू2 हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी के बारे में। तो ये इस तरह से याद रख सकते हैं। दूसरी बात इस लॉ के बारे में है कि अगर हम इसे एक्सटेंडेड फॉर्म में लिखें तो क्या होगा, हम जानते हैं कि साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू2 बाई म्यू1 होता है। ऐसा क्यों होता है, तो हमने पढ़ा म्यू2 बाई म्यू1 किसके बराबर होता है, v1 बाई v2 के बराबर होता देखा था कि जो v होता है किसी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर हम इसे लिखें तो हम जानते हैं v इज इक्वल टू होता है f इंटू लैम्डा, फ्रिक्वेंसी इंटू वेवलेंथ होता है। तो यहां से अगर हम लिखें तो λ1 बाई λ2 भी लिखा जा सकता है। तो ये एक्सटेंडेड फॉर्म है स्नेल्स लॉ की। मतलब कि अगर हम वेवलेंथ के लिए यूज करें तो भी हम इसे यूज कर सकते हैं, स्पीड ऑफ लाइट के लिए यूज करें तो भी यूज कर सकते हैं, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए तो यूज कर सकते हैं। तो ये फॉर्म अगर याद रहती स्नेल्स लॉ की, तो जितने भी रिफ्रैक्शन के क्वेश्चन होते हैं बेसिक क्वेश्चन, वो बहुत ही जल्दी बन जाते हैं। तो इसे हम याद रखेंगे। याद रखने का तरीका सिंपल है बहुत, कि जो साइन आई बाई साइन आर म्यू2 बाई म्यू1 को हम रिलेट कर पाते हैं। तो जो म्यू2 और म्यू का जो रेशियो होता है उसका अपोजिट रेशियो होता है वेलोसिटी और उनकी वेवलेंथ का रेशियो। ठीक है, यहां पर वेव नेचर भी हम कंसीडर करते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ये क्या कहता है। तो हमने अभी देखा कि अगर लाइट रे एंटर कर रही है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, ये है इंटरफेस, लाइट रे एंटर कर रही है इस मीडियम से दूसरे मीडियम में। ठीक है, ये लाइट रे है, इसको नाम क्या दिया जाता है, इंसिडेंट रे, आपतित किरण होती है। ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर आकर के इंसिडेंट होती है, इसको क्या कहते हैं, ये पॉइंट ओ होता है, ये होता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होता है। ठीक है, आपतन बिंदु होता है। अब हमें क्या करना होता है, यहां नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ता है। तो अगर हम एक नॉर्मल यहां पर ड्रॉ करें तो कुछ ऐसा नॉर्मल आएगा, सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, नॉर्मल हो जाएगा ये। तो ये नॉर्मल हो गया, अभिलंब हो गया। अब क्या करना है, हमें एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट ले जाना है। मान लेते हैं ये कैसा मीडियम, रेयरर मीडियम है, और ये मीडियम कैसा है, डेंसर मीडियम है। तो यहां से लाइट ले जा रही है, इसका ये है ओरिजिनल पाथ, या इसे थोड़ा ठीक से बनाएं तो इसका ओरिजिनल पाथ कुछ ऐसा बन रहा है, ये है इसका ओरिजिनल पाथ। लेकिन लाइट रे क्या करेगी, डेंसर मीडियम में जाएगी तो टूवर्ड्स द नॉर्मल इसकी बेंडिंग होगी, मतलब ये लाइट रे होगी। तो ये है इसका पाथ, लाइट रे का पाथ है ये। यहां पर ये एंगल बन जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहां पर ये एंगल बन जाएगा आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब ये प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या कहता है, इंसिडेंट रे आ रही है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, इंसिडेंट रे है, यहां पर क्या है, रिफ्रैक्टेड रे है, तो ये रिफ्रैक्टेड रे हो गई। अब इन रेस को हम अगर उल्टा कर दे, मतलब क्या है कि जितने एंगल आर के ऊपर, मतलब क्या, इस फिगर को हम दूसरा फिगर में कन्वर्ट करते हैं, इंटरफेस है ये, यहां पर नॉर्मल वैसा ही ड्रॉ किया गया है, ये नॉर्मल ड्रॉ किया गया है। अब की बार लाइट रे यहां से एंटर करवाई जा रही है, मीडियम वही है म्यू1 म्यू2 जो भी दिए गए हैं, ये है लाइट रे यहां से। तो जितने पर ये रिफ्रैक्टेड होकर के जा रही थी, नॉर्मल के साथ आर एंगल बन रहा है, तो अगर यहां पर आर पर इंसिडेंट होती है लाइट रे, तो याद रखेंगे दूसरे मीडियम में भी अपने पाथ को रिट्रेस करती है। तो इसका ओरिजिनल पाथ ऐसा होना चाहिए, पर ये इधर जाएगी, क्योंकि अब की बार डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रही, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंडिंग होगी। तो ये अगर आर पर इंसिडेंट होती है तो यहां जो ये मीडियम होगा, रेयरर मीडियम होगा,
वहां पर जो ये एंगल बनने वाला है, ये एंगल किसके बराबर होगा? आई के बराबर बनेगा। दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। उत्क्रमणीयता का सिद्धांत होता है कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट रे जा रही है, दूसरे मीडियम में जितना एंगल बन रहा उतने पर अगर लाइट रे को इंसिडेंट करवाया जाए तो पहले वाले मीडियम में उतने ही एंगल को बना करके लाइट रे पास हो रही होगी। मतलब लाइट रे अपना पाथ रिट्रेस कर रही है, दोबारा दोहरा रही है। इसी को कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। आई होप समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन दिया गया है, स्पीड के ऊपर है। क्या कह रहे हैं कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, कह रहे हैं एयर में जो लाइट की वेलोसिटी है वो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। तो जो दिया गया है उसे हम लिख लेते हैं। सबसे पहले गिवन क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम इन जनरल वो c होती है, 3 इंटू 10 कितना होता है? 8 मीटर पर सेकेंड। ये दिया गया है। उन्होंने कहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का, म्यू किसका दिया है? वाटर का। ये कितना दे रखा है? 4/3 दे रखा है। इन्होंने कहा है कि बताओ स्पीड ऑफ लाइट कितनी होगी या वेलोसिटी ऑफ लाइट कितना होगा। तो हमें v बताना है, किसमें? वाटर में। ये हमें बताना है। तो अभी हमने फार्मूला पढ़ा है। क्या फार्मूला है? कि जो v की वैल्यू होती है उसे लिखा जा सकता है c/μ। अगर किसी मीडियम में हमें चाहिए स्पीड ऑफ लाइट तो उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम यूज करते हैं। तो हमें Vm चाहिए, इसका मतलब हमें Vw चाहिए। तो यहां C लिख देंगे, यहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर लिखा जाएगा। C की वैल्यू इन्होंने दे रखी है 3 इंटू 10⁻, कितना है? 8 मीटर पर सेकेंड, डिवाइडेड बाय म्यू। W की वैल्यू कितनी है? तो वो 4/3 है, तो 4/3 आएगा। अब 3 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ तो ये बनेगा 9/4 इंटू 10⁸ बनेगा। इसे सॉल्व करेंगे, 4 2 8, ठीक है। एक बनेगा, 4 से काटा है तो ये हुआ है, एक बना, एक फिर करेंगे तो ट्वाइस चला जाएगा। 5 इंटू 10⁻, कितना होगा? 8 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया क्वेश्चन। तो जब भी कभी एयर या फिर वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट गिवन हो और हमें किसी मीडियम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट निकालनी हो तो हम उसके लिए ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। किसी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट को कैलकुलेट करने का ये फार्मूला है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें उसका रखना पड़ता है। आगे बात करते हैं। यहां पर एक क्वेश्चन हम लिख देते हैं। क्वेश्चन ये है कि अगर c की वैल्यू गिवन है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये गिवन है। म्यू दिया है ग्लास के लिए, वो कितना है? 3/2 है। यहां पर v बताना है ग्लास में कितनी होगी, ठीक है। ये क्वेश्चन खुद ही ट्राई करना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.5 एंड दैट ऑफ ग्लास इज 1.5। कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रेस्पेक्ट टू ग्लास। तो अगर हमें इसे करना हो तो क्या करेंगे? जो गिवन डाटा उसे लिख लेते हैं सबसे पहले। तो क्या दिया गया है? गिवन उन्होंने क्या दे रखा है? डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो म्यू डी दे रखा है कितना? 2.5। म्यू जी ग्लास का दे रखा है कितना? 1.5। इन्होंने क्या कहा है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड बताना है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड बताना है विद रेस्पेक्ट टू ग्लास, ऐसे लिखेंगे। या फिर हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रेस्पेक्ट टू ग्लास। दोनों तरीके ठीक है। अपने इस तरीके से लिखते हैं तो जो पीछे होता है उसे ऊपर लिखा जाता है और जो आगे होता है उसे हम नीचे लिखते हैं। यहां पर बात करें तो जो पहले होता है उसे ऊपर लिखा जाता है और जो बाद में होता है उसे हम नीचे लिखते हैं। जो फार्मूला चाहे यूज कर सकते हैं। अब अगर हम यहां पर वैल्यू पुट करें तो म्यू डी की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 2.5 है। और यहां पर ये वैल्यू कितनी दे रखी है? 1.5 दे रखी है। तो 1.5 यहां पुट कर देते हैं। पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 5 5 25, 5 3 जा 15, तो 5/3 बन गया। अब अगर हम इसे सॉल्व करें तो कितना बन जाएगा? 3 बन जा 3, 3 6 जा 3 6 जा 18, और कितनी बार में जाएगा? 18। बस ऐसे लगातार चलता रहेगा तो ये बन जाएगा 1.666, ऐसे लगातार चलता रहेगा। तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 1.66। यहां पर लिखा भी गया है, मैच करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। एक क्वेश्चन और यहां पर पूछा गया है क्वेश्चन कि अगर किसी
मीडियम जैसे इन जनरल ग्लास का 3/2 होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, डायमंड का यहां पर 2.42 होता है, हम लोगों ने टेबल में देखा था, इसको हम 1.5 लिख सकते हैं। ये दिया गया है, तो हमें बताना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू डायमंड, ठीक है, और डायमंड का बताना है ग्लास का डायमंड के रिस्पेक्ट में। तो ये दोनों क्वेश्चन है फिर से ट्राई करने के लिए। आगे बढ़ते हैं कि अगर कोई ग्लास स्लैब रख दी जाए किसी इंसिडेंट लाइट रे के पाथ में, तो उससे रिफ्रैक्शन कैसे होता है उसके बारे में देखना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम यहां पर क्या करते हैं, एक ग्लास स्लैब लेते हैं। एक ग्लास स्लैब कंसीडर किया गया, ये ग्लास स्लैब है। इसके बारे में चीजों को एज्यूम कर लेते हैं। सपोज इसकी थिकनेस टी है, ये ग्लास स्लैब थिकनेस टी है, और यहां पर लाइट रे आकर के इंसिडेंट होती है, ऐसा हम लोगों ने कंसीडर किया है कि ये इंसिडेंट लाइट रे है। यहां लिख देते हैं इंसिडेंट रे, आपतित किरण है, ठीक है, आपतित किरण है। अब अगर यहां से देखा जाए, या इसको हम थोड़ा इधर बढ़ा लेते हैं, इधर थोड़ा बढ़ा के इंसिडेंट करवाते हैं, यहां कहीं पर इंसिडेंट होती है, बाहर एयर है, यहां पर क्या है, एयर है, इधर बाहर भी एयर है, और ये है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सपोज म्यू है। अगर हम इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कोई ग्लास स्लैब है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम म्यू मान लेते हैं इसका, वो म्यू है। अब अगर इसे देखा जाए कि जो ये पाथ होगा लाइट रे का वो कैसा होगा, तो लाइट रे के पाथ के लिए हमें सबसे पहले यहां नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। नॉर्मल ड्रॉ कर लेंगे। नॉर्मल अगर हम ड्रॉ करते हैं तो क्या होगा, ये है नॉर्मल, ऐसे सीधे नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। अब एयर से जा रही है ग्लास स्लैब के अंदर, तो एयर से अगर ग्लास स्लैब के अंदर जाएगी तो क्या क्या होगा इसके साथ, इसके साथ होगा कि इसका जो पाथ था वो कुछ ऐसा था, ये कुछ पाथ ऐसा था। लेकिन अगर रेयरर से डेंसर मीडियम में जा रही है तो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंडिंग होगी। तो अगर टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंडिंग होगी तो मान लेते हैं बेंडिंग कुछ ऐसी हो रही है, ये है कुछ बेंडिंग ऐसे हो रही है। अब अगर हम इस बेंडिंग को देखें तो हमें यहां दोबारा से एक नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो अगर हम यहां नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो कुछ ऐसा नॉर्मल बनने वाला है, ये कुछ ऐसा नॉर्मल बनेगा। तो अगर ऐसा नॉर्मल बनेगा तो हम यहां से देख सकते हैं कि अब की बार क्या हो रहा है, लाइट रे पास तो कर रही है डेंसर से रेयर में, तो इसका पाथ कुछ ऐसा होना चाहिए था, इसका पाथ कुछ ऐसा होना चाहिए था, ऐसा। लेकिन अब की बार में अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंडिंग होगी, तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंडिंग होगी, ऐसा कुछ। इसमें ध्यान ये रखेंगे, हम नाम लिखना चाहें तो लिख दें, पी क्यू जो है वो इंसिडेंट रे है, क्यू आर है, यहां लिख देते हैं कि जो क्यू आर है वो रिफ्रैक्टेड रे है, रिफ्रैक्टेड रे है, मतलब क्या है, अपवर्तित किरण है। और यहां पर आर एस जो बाहर जा रही है ये है इमर्जेंट रे, इमर्जेंट रे, ठीक है। तो जितने से बाहर की तरफ निकल रही है नॉर्मल के साथ, उस एंगल को हम लिख देते हैं एंगल ऑफ इमरजेंस। क्या है ये, एंगल ऑफ इमरजेंस है, निर्गत कोण है, इमरजेंस है, ठीक है। अब बात करते हैं कि यहां हम लोग अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू आई लिख देते हैं, यहां पर अगर ये आर बन जाता है, तो ये जो लाइनें खींची गई हैं, ये नॉर्मल जो दोनों खींचे गए हैं, नॉर्मल हम अगर n1 नाम दे देते हैं, ये n2 नाम देते हैं, सरफेस पर खींचे गए दोनों पैरेलल है, तो अगर ये r है, ये वैल्यू जो लिखी गई है r है, तो उसके रेस्पेक्ट में ये क्या होगा, ये वाली वैल्यू भी कितनी बनने वाली है, r बन जाएगी, और ये e हो गया। अब अगर हम स्नेल्स लॉ लगाते हैं पहली और दूसरी सरफेस के ऊपर, तो क्या होगा, आई होप फिगर क्या कैसे बनाया जाएगा वो समझ में आया होगा, क्या हो रहा है ये भी बात समझ में आ रही होगी। अब अगर हम यहां से बात करें कि फर्स्ट सरफेस पर अगर स्नेल्स लॉ लगाएं तो क्या लगाएंगे, जा कहां रहे हैं, दूसरे मीडियम में, तो दूसरे मीडियम में म्यू लिख लेते हैं,
डिवाइडेड बाई, डायरेक्ट ऐसे लिखते हैं, म्यू बाई 1 होगा, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑब्सोल्यूट हम 1 ले लेते हैं लगभग में। तो अगर हम यहां से म्यू बाई 1 की वैल्यू लिखेंगे तो क्या होगा, यहां लिखेंगे साइन आई बाई साइन आर, ऐसा होगा। तो यहां से म्यू की वैल्यू हमें मिल गई। इसी तरह से अगर हम दूसरी सरफेस के ऊपर स्नेल्स लॉ लगाते हैं तो यहां हमारे पास क्या मिलेगा, 1 बाई म्यू मिलेगा, क्योंकि अब की बार हम जा रहे हैं कहां पर, एयर में, तो एयर को ऊपर रखेंगे, और कहां से जा रहे हैं तो वो यहां रख दिया। यहां लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा साइन आर, और डिवाइडेड बाई यहां क्या लिख सकते हैं, साइन ई लिख सकते हैं। ये आर क्या है, यहां पर जो लाइट रे का पाथ है, ये यहां पर ये आर लिखा गया है और लाइट रे इधर जा रही है, तो ये आर है इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, तो देखो आर इंटू म्यू 1 इंटू साइन ई बनेगा। अब अगर इन दोनों को ठीक से देखें तो यहां से म्यू की जो वैल्यू निकल के आने वाली है वो क्या निकल के आएगी, तो म्यू की वैल्यू निकल के आएगी साइन ई बाई साइन आर, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ये भी म्यू की वैल्यू है, ये भी म्यू की वैल्यू है, तो अगर इन दोनों इक्वेशन को हम एक साथ कंबाइन करें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, पहली और दूसरी इक्वेशन से, तो क्या मिल जाएगा हमें, यहां से देखो साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू, यहां से लिख लेते हैं साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, साइन ई बाई साइन आर। ये तो कैंसिल हो गए। यहां से हम देख सकते हैं कि जो आई की वैल्यू है वो किसके बराबर आ रही है, ई के बराबर आ रही है। तो एंगल ई जो है वो एंगल ई के बराबर है। दैट मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो अगर किसी भी लाइट रे के पाथ में अगर ग्लास स्लैब को इंसर्ट किया जाता है तो ग्लास स्लैब में इंसिडेंट रे और जो इमर्जेंट रे होती हैं वो आफ्टर रिफ्रैक्शन जब बाहर निकलती हैं तो क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। वो यहां से प्रूव किया जा सकता है। अब बात की जाए कि जो ये डेविएशन होगा, यहां पर हम देख सकते हैं ये इसका ओरिजिनल पाथ है, यहां पर ये है इमर्जेंट रे, तो इनके बीच में कुछ डेविएशन आ रहा होगा। अगर हम इस डेविएशन को देखें, अगली स्लाइड में देखते हैं कि डेविएशन क्या होता है। तो अगर इसे हम रिकंस्ट्रक्ट करें, दोबारा बनाए इसे, तो क्या बनेगा, ये यहां पर लाइट रे आकर के गिर रही है, ठीक है, यहां पर नॉर्मल ड्रॉ किया जा रहा है, यहां पर ये टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंडिंग होगी, यहां पर हम दूसरा नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो दूसरा नॉर्मल यहां से ड्रॉ कर दिया गया। अब क्या होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंडिंग होगी, तो इस लाइट रे के पाथ को हम यहां मिला देते हैं कि इधर था ओरिजिनल पाथ, तो ये क्या होगा, पैरेलल आएंगी। हम लोगों ने देखा अभी कि पैरेलल होती हैं। तो यहां पर इसको हमने आई लिख दिया, ठीक है, यहां पर हमने इसे ई लिख दिया, और यहां इसको हमने क्या लिख दिया, आर लिख दिया। तो यहां पर जो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाएगा, ये परपेंडिकुलर जो होगा वही होगा लेटरल डिस्प्लेसमेंट, पार्श्विक विस्थापन। मतलब लाइट रे आ इधर रही थी, अब इधर जा रही, तो इनके बीच में ये गैप आया है, क्योंकि दोनों समांतर है तो गैप ये अब आगे जब जाएगा तो हमेशा एक जैसा रहने वाला है, तो पैरेलल हो गई। अब हमें यहां से देखना है, ये आई है, आर है, तो यहां क्या लिख सकते हैं, इसे लिखा जा सकता है आई माइनस आर लिख सकते हैं हम इसे। और ये थिकनेस यहां पर क्या थी, टी थी, तो थिकनेस टी बनेगी, तो ये वाला भी वैल्यू टी बन जाएगी, ये टी बनेगा, ठीक है। अगर ये आई माइनस आर बन गया है तो हम क्या करते हैं, यहां पर ये पी है, ये क्यू है, ये आर है, ये एस है, इसे हम लिख देते हैं कैपिटल डी से लिख देते हैं कि ये पॉइंट कैपिटल डी है। तो अगर हम इस छोटे से ट्राइंगल में लिखते हैं कि इसका बेस पता है, हमें हाइपोटेनस चाहिए, तो बेस पता हाइपोटेनस चाहिए, तो हम यहां से डायरेक्ट लिख सकते हैं बेस और हाइपोटेनस का रिलेशन कॉज आर। कॉज आर क्या बन जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस कितना होगा, क्यू इंटू आर बनेगा। तो हमारे पास क्यू आर की वैल्यू तो निकल आएगी टी डिवाइडेड बाई कॉज आर, ऐसा होगा। और अगर यहीं से बात की जाए इस ट्राइंगल के अंदर, ये जो ट्राइंगल लिखा है क्यू आर डी में, तो यहां से साइन आई माइनस आर अगर हम लिखें, साइन आई माइनस आर, तो साइन आई माइनस आर की जो वैल्यू आएगी वो क्या निकल के आएगी, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बन जाएगा यहां पर आर डी डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस क्या बनेगा, तो वो क्यू आर बन जाएगा, ऐसा होगा। तो अगर यहां से देखें तो आर डी जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना निकल के आएगा, तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आ जाएगी क्यू आर
इंटू साइन आई माइनस आर, ऐसा बनेगा। तो क्यू आर की वैल्यू अगर टी बाई कॉज आर रख दी जाए तो क्या बनेगा, आर डी इज इक्वल टू टी बाई कॉज आर बन जाएगा। यहां लिखेंगे आई माइनस आर, होगा ऐसा, ठीक है। तो अब हमारे पास लेटरल डिस्प्लेसमेंट, लेटरल डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू थी, डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू थी वो मिल गई है। लेटरल डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जो डी थी वो क्या मिल गई हमारे पास, टी इंटू यहां पर क्या था, साइन था, तो इसे लिखेंगे हम साइन आई माइनस आर डिवाइडेड बाई यहां क्या लिख सकते हैं, कॉज आर लिख सकते हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल देखते हैं रिफ्रैक्शन के कुछ। जैसे पहला एग्जाम्पल है कि जो फ्लोर होता है स्विमिंग पूल का वो थोड़ा ऊपर उठा दिखाई देता है। जैसे मतलब किसी बकेट के अंदर पानी भरा हुआ, किसी बाल्टी के अंदर पानी भरा हुआ है, तो बकेट का जो बॉटम सरफेस होता है, जो तली होती है, वो थोड़ा ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। वो रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। हम अगर देखना चाहें तो तुरंत देख सकते हैं। जैसे यहां पर कोई पॉइंट है, यहां पर ये वाटर है सपोज, तो यहां से लाइट रेज जा रही, तो एक लाइट रे तो ऐसे जाएगी, नॉर्मल इंसिडेंस होगा, तो ये अपने पाथ से डेविएट नहीं होगी, सीधे निकल जाएगी। लेकिन दूसरी लाइट रे जब यहां पर गिरेगी तो क्या होगा इसके साथ, इसके साथ होगा, यहां पर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। अब ये डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है क्योंकि बाहर एयर है, तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंडिंग होगी। अगर इसे पीछे बढ़ाएंगे तो हमें कुछ यहां कहीं पर ही मिलती हुई अपीयर होगी। तो अगर ऑब्जेक्ट यहां है तो उसकी इमेज यहां बनेगी, देखो यहां पर कुछ शिफ्ट नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये अगर देखा जाए, इसे कहते हैं डी एक्चुअल, वास्तविक गहराई होती है। और यहां पर जो ये वैल्यू होती है उसे कहते हैं डी अपरेंट। ये क्या होता है, डी अपरेंट, आभासी गहराई होती है। इनमें रिलेशन अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं, डी अपरेंट जो होता है वो बराबर होता है डी एक्चुअल डिवाइडेड बाय म्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। फार्मूला भी लिख सकते हैं, शिफ्ट भी सब कुछ निकाल सकते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो सरफेस होती है वो थोड़ा ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। सन जो होता है वो अपीयर होता है जब उससे पहले वो हमें दिखाई देने लगता है। सन अपीयर्स बिफोर इट राइजेस एक्चुअली, सन जो होता है वो पहले दिखाई देने लगता है जब वो निकलता है। उसके पीछे का रीजन ये होता है कि जब भी कभी ये यहां पर अगर हम सरफेस बनाते हैं, ये छोटी सी यहां पर अर्थ है और ये उसके बाहर के क्या है, एटमॉस्फेयर बना हुआ है। तो अगर यहां तक ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, अभी यहां पर है, मान लेते हैं सन, तो यहां सन है, तो यहां से लाइट रेज जाएंगी, तो क्या होगा, यहां से लाइट रेज जाएंगी तो ये क्या होती हैं, बेंड होती हैं। तो अगर बेंड होती चली जाएंगी, क्योंकि हम जानते हैं दूर से जब पास में आते हैं एटमॉस्फेयर में अर्थ के, तो वहां पर क्या होता है, डेंसर मीडियम होता है, तो अब टुवर्ड्स नॉर्मल बेंडिंग होती है। लेकिन अगर हम इसे देखेंगे इस लाइट रेज को, तो ऐसा लगेगा कि यहां कहीं से आ रही, तो ऐसा लगेगा कि सन यहां कहीं पर है, ठीक है, ये सन यहां कहीं पर है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं इसे, ठीक है। अगला है कि जो थिकनेस होती है इमर्ज ऑब्लिकली, अगर कोई पेंसिल है, अगर उसको हम कहीं पर रख देते हैं, किसी लिक्विड के अंदर, वाटर के अंदर रख देते हैं, तो जहां पर वो दोनों मीट करते हैं, जो सरफेस होता है, सरफेस इंटरफेस जो होता है, वहां पर क्या होती है, वो मुड़ी हुई दिखाई देती है। तो ये रिफ्रैक्शन के फिनोमेनन होते हैं, या हम कह सकते हैं डेली लाइफ के एग्जाम्पल होते हैं। आगे बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड क्रिटिकल एंगल। तो इसको अगर हम देखें तो ऐसा देख सकते हैं कि जैसे जैसे यहां पर हम लोग इसे बना लेते हैं कि ये क्या है, डेंसर मीडियम है, यहां पर क्या है, रेयरर मीडियम है, ये है सघन और ये है विरल माध्यम। अब अगर इनके बारे में बात करें हम, सबसे यहां 4 केस लिए गए हैं, एक एक केस को डिस्कस करते हैं। जैसे अगर लाइट रे इंसिडेंट होती है किसी पॉइंट ओ के ऊपर, तो क्या होगा, डेंसर से रेयरर में जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंडिंग होगी। तो यहाँ I1 और R1 बने हैं, अगर यहाँ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, हम स्नेचुरल लगा सकते हैं। अब क्या करते हैं हम लोग, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू है उसे बढ़ा देते हैं। तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू बढ़ा देंगे डेंसर मीडियम में, तो रेयरर मीडियम में जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन रहा था उसकी भी वैल्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि पेयर ऑफ मीडियम सेम है और लाइट रे जो इंसिडेंट हो रही वो भी सेम है। तो स्नेल्स लॉ को होल्ड करेगा यहाँ पर कि सेम पेयर ऑफ मीडिया और सेम कलर ऑफ लाइट के लिए साइन आई बाई साइन आर कांस्टेंट रहना चाहिए। तो I2 और यहां पर R2 के रेस्पेक्ट में क्या होगी, बेंडिंग होगी। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू जब बढ़ाएंगे डेंसर मीडियम में, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ जाएगा।
अब क्या करते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं, मतलब ज्यादा बढ़ा दिया गया, इस वैल्यू से ज्यादा बढ़ा दिया गया। तो अब क्या था, जो यहां पर रिफ्रैक्टेड रे थी, ये क्या थी, रिफ्रैक्टेड रे। तो अगर ये रिफ्रैक्टेड रे है, तो ये रिफ्रैक्टेड रे अब की बार क्या हो रही है, यहां सरफेस के साथ में पैरेलल होती जा रही है। तो यहां पर अब की बार ये है रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। तो रिफ्रैक्टेड रे पैरेलल होती, जो सरफेस के पैरेलल होती जा रही है, कि सरफेस के अलोंग जाती हुई दिख रही है हमें। तो सरफेस के अलोंग जाती हुई दिख रही है, सरफेस के पैरेलल जाती हुई हमें दिख रही है। तो यहां पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस लिखा जाता है, इसी को हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल कहा जाता है। अगर इसे ठीक से समझे तो क्या होता है, क्रांतिक कोण कहते हैं हिंदी में से। अब अगर इसको पूरा डिटेल में समझे, तो अगर कोई सरफेस है, सरफेस के ऊपर लाइट रे इंसिडेंट हो रही हैं, तो जैसे जैसे हम क्या कर रहे होंगे, यहां नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू, वैसे वैसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ता जाएगा। तो यहां पर हम लोगों ने दो कंडीशन बनाई। यहां पर क्या था, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जा रही थी, पर यहां पर हम लोगों ने एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू इतनी बढ़ा दी कि जो लाइट रे थी वो अलोंग द सरफेस चली गई। तो यहां पर जो डेंसर मीडियम में एंगल ऑफ इंसिडेंस बनता है, उसे क्रिटिकल एंगल कहते हैं। ठीक है। अगर यहां पर हम लोग ऐसा एज्यूम करें कि एयर है, और यहां पर कोई मीडियम है, सपोज जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग म्यू ले लेते हैं, म्यू इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो अगर इस सरफेस पर, मतलब इस केस के लिए अगर हम स्नेल्स लॉ यूज करें, तो क्या यूज कर सकते हैं, 1/म्यू। 1/म्यू क्यों, क्योंकि एयर डिवाइडेड बाय यहां पर होगा डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसे क्या लिख सकते हैं, तो इसे लिख सकते हैं साइन आई। आई को हम लोग जब भी लिखते हैं थीटा सी लिख सकते हैं क्रिटिकल एंगल के लिए। कुछ लोग इसे आई सी लिखते हैं, कुछ लोग इसे लिख देते हैं सिंपल सी से लिख देते हैं। तो जैसे लिखना चाहे लिख दें, आई सी लिख देते हैं या सी से, और डिवाइडेड बाय यहां क्या हो जाएगा, साइन आर। आर की वैल्यू कितनी है, तो 90 डिग्री है। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू जो रेयर मीडियम में है वो 90 डिग्री बनेगी। तो साइन 90 तो 1 हो गया। तो यहां से हमारे पास फार्मूला निकल के आता है साइन आई सी इज इक्वल टू 1/म्यू। तो यहां क्रिटिकल एंगल की वैल्यू को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ ऐसे रिलेट किया जा सकता है, याद रखेंगे इसे। अब क्या किया जाता है कि हमने अभी क्या किया, एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू को बढ़ाते गए और सरफेस के पैरेलल लाइट रेज जा रही थी, मतलब ग्रेजिंग। तो अगर सरफेस के पैरेलल लाइट रेज जा रही थी, तो अब की बार क्या होगा, अगर हम ये वैल्यू को बढ़ा दें, मतलब जो आई की वैल्यू है वो एंगल क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा कर दी जाए, तो अब क्या होगा, बेंडिंग तो होगी, लेकिन जब लाइट रे दूसरे मीडियम में नहीं जाएंगे, सरफेस पर आ ही रही थी, थोड़ा और बढ़ा दिया गया, तो ये उसी मीडियम में वापस लौट जाती हैं। और जब उसी मीडियम में वापस लौट जाएंगी, तो यहां पर होता है रिफ्लेक्शन। तो कहते हैं कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू डेंसर मीडियम में इतनी ज्यादा हो जाए कि वो क्रिटिकल एंगल से बड़ी हो जाती है, तो लाइट रेज डेंसर मीडियम में वापस लौट आती हैं, रेयरर मीडियम में नहीं जाती। इसी फिनोमिनन को हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और क्रिटिकल एंगल क्या होता है, डेंसर मीडियम में बना वो एंगल जिसके लिए रेयरर मीडियम में बने एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू 90 डिग्री होती है, उसको हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल कहते हैं। सघन माध्यम में बना वह कोण, वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में बनने वाले अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है, उसे क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक कर दिया जाए, तो प्रकाश सघन माध्यम में ही वापस लौट जाता है, या विरल माध्यम में ना जाकर सघन माध्यम में वापस लौट जाता है। प्रकाश की इस परिघटना को पूर्णांतरिक परावर्तन कहा जाता है। ठीक है। तो यहां पर याद रखेंगे कि ये टोटल इंटरनल, ये किसकी कंडीशन है, TIR की कंडीशन है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन। इसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, अगर उनको हम लिखें तो लिख सकते हैं। कंडीशंस होती हैं, कौन कौन सी कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन ये है, लाइट को ट्रेवल करना चाहिए, लाइट शुड ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम। लाइट को डेंसर मीडियम मतलब सघन से विरल माध्यम में जाना चाहिए। दूसरा क्या है, जो आई की वैल्यू है वो बड़ी होनी चाहिए IC से, या फिर इसको हम कह सकते हैं आई ग्रेटर देन होना चाहिए थीटा सी से, क्रिटिकल एंगल से वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि क्रिटिकल एंगल से बड़ी होगी तभी लाइट रे वापस आएंगी सेम मीडियम के अंदर। तो यहां से हमें उम्मीद है कि समझ में आया होगा कि क्या होता है क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, इसको कैसे रिलेट किया जा सकता है आपस में। तो
जैसे जैसे डेंसर मीडियम में एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू बढ़ती है, वैसे वैसे रेयर मीडियम में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू बढ़ती जाती है। अगर हम क्रिटिकल एंगल से बड़े एंगल पर इंसिडेंट करवाते हैं लाइट रेस को, तो क्या होता है, वो रेयर मीडियम में ना जाकर डेंसर मीडियम में ही वापस लौट जाती हैं। इसी फिनोमिनन को हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब अगर बात करें कि यहां पर डेफिनेशन लिखी है, देखना चाहे तो इसे देख सकते हैं कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम एट विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। आगे बात करें तो यहां पर इसकी डेफिनेशन भी लिखी गई है, when the angle of incidence in the denser medium is greater than the critical angle, the light reflected back into the same medium, the phenomenon is called total internal reflection, TIR कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं और इसके एग्जाम्पल को हम डिस्कस करते हैं एक एक करके। जैसे पहला, स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड। तो कभी कभी ये पूछा जाता है कि जो हीरा होता है वो चमकता क्यों है। तो अगर हम यहां पर एक फिगर बनाएं, ये है कोई हीरे का एक पीस और यहां पर लाइट रे आकर के इंसिडेंट होती है, तो यहां पर लाइट रे आकर के गिरती है, तो यहां पर हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। अब क्या है, रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही है, तो यहां पर क्या होगा, टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंडिंग होगी। अब यहां पर जब हम इंसिडेंट करवाएंगे तो जो आई होगा वो ग्रेटर देन होगा आई सी के। याद रखेंगे आई सी जो होता है वो होता है इसके लिए 24 डिग्री फॉर डायमंड। हीरे के लिए जो क्रांतिक कोण का मान होता है वो 24 डिग्री होता है। अब क्या होगा इसके साथ, तो यहां पर आ गई, अब ये यहां से रिफ्लेक्ट होगी, ये सरफेस पर मान लेते हैं जा रही है, ये इस सरफेस पर जा रही है। यहां पर हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, यहां पर कहेंगे कि जो आई है वो ग्रेटर देन क्या है, आई सी के है, तो यहां से लाइट रेज फिर से जाएंगी और ये कंटिन्यूअस इसके अंदर बहुत ज्यादा नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस होते रहेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होते रहेंगे, जिसकी वजह से जो इंसिडेंट रेज थी वो इसके अंदर ट्रैप हो जाएगी। और अगर ये इसके अंदर ट्रैप हो गई तो हमें ऐसा लगेगा कि हीरा चमक रहा है। ठीक है, तो बाहर से जो लाइट रेज आती हैं हीरे के अंदर एंटर कर जाती हैं, शार्प एजेस होती हैं इसकी, तीसरे किनारे होते हैं इसके, जिसमें अगर एक बार एंटर कर गई तो इसके अंदर कई नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन इसे सफर करने पड़ते हैं। और अगर बहुत ज्यादा नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन होंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, तो वो लाइट रेज इसके अंदर जो ट्रैप होती हैं वही इसे स्पार्कल करवाती हैं। ठीक है, इसी को हम कहते हैं स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड, हीरे का चमकना। दूसरा एग्जाम्पल होगा, अगर बात की जाए तो दूसरा एग्जाम्पल हम लोग डेली लाइफ में भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जब गर्मी होती है, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही होती है, तो हम अगर रोड पर चल रहे होते, सड़क पर चल रहे होते, तो सामने हमें जो अगल बगल चीजें होती उनकी इमेजेस दिखाई देती हैं। तो अगर हम यहां पर ड्रॉ करें, ये क्या है, अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस है, यहां पर एक कोई आदमी खड़ा हुआ है मान लेते हैं, ठीक है, ऑब्जर्वर है, यहां पर एक पेड़ है, ये कोई पेड़ है। अब इसके लिए हम नंबर ऑफ लाइन खींच देते हैं, एक लाइन यहां खींच दिया हमने, एक लाइन यहां खींच दिया, एक लाइन यहां खींच दिया, ठीक है, और फाइनल यहां एक लाइन है ही। तो याद रखेंगे कि जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो पृथ्वी के जो पास वाली एयर होती है, जो अर्थ के पास वाली एयर होती है, उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर होने की वजह से जो निचला भाग होता है वो किसका काम करता है, रेयरर मीडियम का काम करता है। और जो अपर भाग, जो अपर सरफेस होती हैं, उसे हम कह सकते हैं वो डेंसर मीडियम की तरह काम कर रही होती हैं। तो मान लेते हैं कि लाइट रेज यहां से चलना शुरू करती हैं, यहां से लाइट रे चलना शुरू करती हैं, यहां लाइट रे आई, ये लाइट रे यहां से चलना शुरू करती, यहां आई, यहां पर क्या होगा इस सरफेस के साथ, यहां पर आई अभी लेस देन है आईसी के साथ, मतलब अभी यहां टीआईआर नहीं हो सकता, पर डेंसर में जा रही थोड़ा बेंड होगी इधर की तरफ। फिर यहां पर हम लोग देखेंगे, यहां पर भी आई लेस देन आईसी से है, तो भी यहां पर बेंडिंग होगी। लेकिन जब यहां पर हम पहुंचेंगे, जब यहां पर पहुंचेंगे हम लोग, तो क्या होगा, यहां पर आई की वैल्यू जो होगी वो ज्यादा हो जाएगी, आईसी से क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाएगी। तो जो ये लाइट रे आ रही थी वो वापस क्या होगी, यहां से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा और यहां से इसकी आंखों पर जाकर के पड़ेंगी।
तो कुछ ऐसा होगा। तो इस ट्री की इमेज यहां इसे अगर देखा जाए, ऑब्जर्वर देखे तो क्या लगेगा, ये नीचे से कहीं से आ रही होंगी। तो अगर इनको पीछे की तरफ बढ़ाया जाए तो ऐसा लगेगा यहां कहीं से आ रही होंगी। तो अगर यहां कहीं से आ रही तो इसकी इमेज यहां दिखाई देगी, तो इसकी इमेज यहां इसे दिखाई देगी। ये ऐसा होगा, इसकी इमेज यहां दिखाई देगी। तो यहां पर क्या होता है, इल्यूजन होता है, ऑप्टिकल इल्यूजन है ये, कि वहां पर एक्चुअली कुछ नहीं होता, ना वहां कोई पॉन्ड होता है, ना कोई तालाब होता है वहां पर, और ना ही हमें वहां पर चीजें एक्चुअली दिखाई देती। बस हमें क्या होता है, एक इल्यूजन होता है। होता क्यों है, तो वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह, TIR की वजह से होता है। तो इसे कहा जाता है फॉर्मेशन ऑफ मिराज, मरीचिका का बनना। आई होप चीजें समझ में आई होंगी। अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं हम और देखते हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार कैसे होता है, या फिर जो चमकते हैं तारे वो क्यों चमकते हैं। तो चमकने के पीछे रीजन क्या है, जैसे अगर ये सरफेस बना दी जाए, ये है सरफेस, ये मान लेते हैं अर्थ की सरफेस है, और इसके बाहर क्या है, लेयर्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स बना दी गई, ये डिफरेंट लेयर्स हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं यहां कहीं पर कोई स्टार है, ये कोई स्टार है, स्टार है, ये कोई तारा है, ठीक है। अब यहां से लाइट रेज आने की कोशिश कर रही हैं, और यहां कहीं पर ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर ओ है, ये देखना चाहता है, या फिर हम यहां पर लिख देते हैं सीधे सीधे, एक आंख है, ये ऑब्जर्वर की तरह काम कर रही है, ऐसा, ये ऐसा। यहां से लाइट रेज जो आ रही होंगी वो कैसे आएंगी, यहां से चलेंगी। अब देखेंगे जो दूर की एयर होती है, एटमॉस्फेयर से दूर की एयर होती है, वो इन जनरल रेयर एयर होती है, और जब इसकी तरफ बढ़ेंगे तो यहां पर क्या होती है, डेंसर होती है। अभी मेराज में देखा था, वो तो गर्मी के दिनों की बात थी, इन जनरल ऐसा होगा। तो अगर यहां से लाइट रे आ रही है, मान लेते हैं यहां से लाइट रे आ रही, तो लाइट रे यहां से आएंगी तो क्या होगा, ये कुछ ऐसी जाएंगी, ये ऐसा। क्यों, क्योंकि रेयरर से डेंसर में आ रही हैं, तो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंडिंग होगी, ऐसा कुछ होगा। अब अगर हम पीछे बैकवर्ड डायरेक्शन में इसे बढ़ाएं, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में बढ़ाएंगे तो ऐसा लगेगा कि ये स्टार यहां नहीं है, यहां कहीं पर है, ये स्टार यहां कहीं पर है। तो ये रियल स्टार है, ये अपरेंट स्टार है, अपरेंट स्टार है, अपरेंट स्टार है। तो हमें क्या है, तारा है यहां पर लेकिन दिखाई यहां देता है, स्टार है यहां पर, यहां दिखाई देता है। रीजन क्या है कि जब रेयरर से डेंसर में लाइट आती है तो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंडिंग होती है। अगर इसे पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो जो यहां पर ऑब्जर्वर होगा वो देखेगा कि स्टार यहां कहीं पर है, ठीक है। तो ये आभासी तारा है, आभासी तारा है, और ये क्या है, वास्तविक तारा है। तो वास्तविक हमें नहीं दिखाई देता, उसका इल्यूजन हमें दिखाई देता है, या हम उसे आभासी रूप में देखते हैं तो दूर दिखाई देता है। इसकी वजह से क्या होते हैं, तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, या वो चमकते हुए नजर आते हैं। टिमटिमाते तो हैं, तो आगे हम देखेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से। तो तारों का चमकना इस तरह से होता है। आगे हम लोग बात करते हैं कि एक और एग्जाम्पल है ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर क्या होते हैं, इन्हें अगर हम डिफाइन करें तो ऑप्टिकल फाइबर्स आर डिवाइसेस यूज टू ट्रांसमिट लाइट इन एनी क्लोज्ड पाथ। इसको ऐसे समझते हैं पहले, ये कुछ ऐसी पाइप्स होती हैं, ऑप्टिकल पाइप्स होती हैं, यहां पर मान लेते हैं लाइट रेज एंटर कर रही हैं, इसके अंदर लाइट रे एंटर कर रही है। तो जब भी इसके अंदर लाइट रे एंटर करती हैं तो एक बात का ध्यान रखेंगे हम, यहां पर जो आई होता है वो ग्रेटर देन होता है आईसी से। तो अगर आई की वैल्यू आईसी से ज्यादा होगी, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगी, तो ये लाइट रे क्या करेगी, इसी के अंदर बार बार इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सफर करेगी कई बार, और एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंच जाएगी। तो अगर हमें दूसरे एंड पर यहां पर हमें सिग्नल ट्रांसमिट करवाने हैं तो यहां पर हमें दूसरे एंड पर सिग्नल को ट्रांसमिट करवाया जा सकता है। तो ये होती ऑप्टिकल फाइबर। याद रखेंगे इंडोस्कोप में हम इनका यूज करते हैं, या कह सकते हैं जो ऑप्टिकल
सिग्नल्स होते हैं उनका यूज किया जाता है, और ये बताते क्या है, एग्जामिन किया जाता है ह्यूमन बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में, ऑर्गन्स के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो एंडोस्कोप की सहायता से हम अगर अपनी बॉडी के अंदर के इंटरनल पार्ट को एग्जामिन करना चाहते हैं तो हम यूज कर सकते हैं ऑप्टिकल सिग्नल्स की मदद से। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर का यूज हम लोग जनरली करते हैं, जैसे हमें टेलीफोन सिग्नल्स पहले ट्रांसमिट करने होते थे, उसमें ऑप्टिकल सिग्नल को ट्रांसमिट किया जाता था। यहां पर ट्रांसमीटर लगा होता है जो क्या करता है, किसी भी सिग्नल को बदल देता है लाइट के फॉर्म में, वो लाइट इसके अंदर ट्रेवल करती है और यहाँ दूसरे एंड पर फिर से एक ट्रांसमीटर लगा होता है जो उसे रिसीव करता है और उसे डिकोड करके आगे भेज देता है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं कि लेंस से होकर के लाइट का रिफ्रैक्शन कैसे होता है, उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले लेंस क्या होते हैं, ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है जिसमें दो कर्व सरफेसेस होती हैं, एक कर्व हो सकती है, एक प्लेन सरफेस भी हो सकते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो अगर हम यहां पर मिरर्स बनाएं, लेंस बनाएं, तो लेंस कौन कौन से होते हैं, तो इन जनरल जो हमें लेंस यहां पर पढ़ने हैं वो पढ़ना है कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस बनता कैसे है, तो कॉन्वेक्स लेंस देखेंगे, अभी दूसरा बना देते हैं। तो ये होता है कॉनकेव लेंस, तो ये है कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस है ये। ठीक है, बाकी अगर प्लेन सरफेस होती है तो उनके बारे में हम 10+2 में पढ़ते हैं। यहां पर अगर देखा जाए तो क्या होगा, यहां पर एक स्फेयर बना होगा, बड़ा सा स्फेयर बना होगा, एक स्फेयर यहां कहीं पर बना होगा बड़ा सा, ये कोई स्फेयर बना होगा। इन स्फेयर से इनको काट के अलग किया जाता है। यहां पर एक दूसरा स्फेयर बना होगा, ये ऐसा कुछ। तो इन स्फेयर से काट के इनको अलग किया जाता है, तो कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस हमें मिलते हैं। ठीक है, अब अगर इन दोनों लेंसों के बारे में बात की जाए तो कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो हमें याद रखने चाहिए, जैसे जिससे इन्हें काट के अलग किया जाता है, या फिर इन जनरल हम बात करते हैं, यहां पर एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर देते हैं सिमेट्री के लिए कि यहां पर सिमेट्री होती है। इसे डबल कॉन्वेक्स लेंस भी कहते हैं, इसे डबल कॉनकेव लेंस भी कहा जाता है, द्वि उत्तल लेंस और ये द्वि अवतल लेंस होता है। ठीक है, इन लेंसेस के बारे में यहां पर चीजों को हम देखना चाहते हैं। सबसे पहली बात यह है कि यहां पर जो इसकी पहली कर्व सरफेस है, ये है पहली कर्व सरफेस और ये है इसकी दूसरी कर्व सरफेस। दोनों के जो स्फेयर हैं उनको हम यहां पर मार्क कर देते हैं, मान लेते हैं कि जो पहली का सेंटर है दूसरी के सेंटर है, ऐसे कुछ है, मान लेते हैं इसे C1 नाम दे दिया जाए, इसे C2 नाम दे दिया जाए। ठीक है, या फिर इनको हम ऐसे नाम देते हैं तो ज्यादा बेटर रहता है। पहली सरफेस का सेंटर इधर है तो ये है C1, दूसरी सरफेस का सेंटर इधर है तो इसे हम C2 नाम दे देते हैं। ठीक है, तो इनको मिलाने वाली जो लाइन होती है लेंस में, इसी को कहा जाता है प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, या फिर इन जनरल हम इसे कहते हैं ऑप्टिकल एक्सिस। ऑप्टिकल एक्सिस मुख्य अक्ष या फिर प्रकाशिक अक्ष कहा जाता है। दूसरी बात यहां पर क्या नजर आती है, दूसरी बात यह है कि अगर यहां पर इस पॉइंट को हम मार्क करें, जिसको जनरली हम ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र कहते हैं, तो ये होता क्या है कि अगर यहां पर कोई लाइट रे आकर के सीधा इंसिडेंट होती है तो विदाउट डेविएशन यहां से आगे निकल जाती है। इसी तरह इसमें भी है कि यहां से हम लोग इसे बना देते हैं, यहां पर C1 इधर ही रहेगा, C2 इसमें इधर जाएगा, क्योंकि ये पहली सरफेस है अपने पास और इधर वाली सरफेस दूसरी सरफेस है। पहले रिफ्रैक्शन इस पर होगा, बाद में इस पर होगा, तो C1 C2 को मिला दिया लाइन से। यहां पर हमारा ऑप्टिकल सेंटर होगा, अगर यहां पर लाइट रे आकर कोई इंसिडेंट होती है तो विदाउट डेविएशन ये यहां से आगे निकल जाती है। ठीक है, तो कुछ चीजें होती हैं जिनके बारे में हम लोग यहां पर देखेंगे। लेंसेस क्या होते हैं वो तो हमें पता चल गया आपकी, एक होमोजीनियस मीडियम होता है, ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है जिसमें दो कर्व सरफेसेस होती हैं, एक कर्व हो सकती है, एक प्लेन भी हो सकती है, तो उसके बारे में 10+2 में हम पढ़ेंगे। अब इनके बारे में देखें कौन कौन सी डेफिनेशन है, तो हम लोगों ने अभी देखा कि क्या क्या होता है। तो लेंस का सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, तो लेंस का सेंटर ऑफ कर्वेचर हम लोगों ने अभी देखा
कि यहाँ पर देखो C1 और C2 क्या है, लेंस के सेंटर ऑफ कर्वेचर है। इनको नाम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, कर्वेचर हो गए। ठीक है, अगले पॉइंट के बारे में हम लोग बात करें तो दूसरा पॉइंट क्या है हमारे पास, वो है वक्रता त्रिज्या या रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर को यहां से देख सकते हैं, यहां से C2 से लगा करके C तक की जो डिस्टेंस निकल के आएगी, C2 से लगा करके C तक की डिस्टेंस, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से लगाकर ऑप्टिकल सेंटर तक की डिस्टेंस को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, R से डिनोट करते हैं। ठीक है, आगे आगे हम लोग देख लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस या मुख्य अक्ष होता है। अभी देखा कि C1 और C2 को मिलाने वाली लाइन होती, ऑप्टिकल सेंटर देखा जिस पर अगर लाइट रे इंसिडेंट होती तो विदाउट डेविएशन निकल जाती है आगे की तरफ। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, तो लेंस में दो फोकस होते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल फोकस को हम यहां पर कैसे पढ़ सकते हैं, तो सबसे पहले हम बनाते हैं यहां पर एक कॉन्वेक्स लेंस। यहां पर लाइट रेज आ रही पैरेलल, तो पैरेलल लाइट रेज आती हैं, तो पैरेलल लाइट रेज की टेंडेंसी ये होती है कि ये क्या करती हैं, आगे हम पढ़ेंगे इसका कन्वर्जिंग नेचर और उसको एक्सप्लेन करेंगे प्रिज्म पढ़ने के बाद। ठीक है, तो ये कन्वर्जिंग नेचर का होता है। तो इसने क्या किया, लाइट रेज को कन्वर्ज कर दिया, तो जिस पॉइंट पर कन्वर्ज होती है वो इसका प्रिंसिपल फोकस होता है। इसी तरह से अगर हम कॉनकेव लेंस के बारे में बात करें तो यहां पर अगर लाइट रेज आ रही हैं पैरेलल, तो पैरेलल अगर आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो क्या होता है, आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होती है, यहां से ये बाहर की तरफ जाती हैं और इनको हम बढ़ाएं तो किसी एक पॉइंट से ओरिजिनेट होती है, अपीयर होती है, तो यहां पर ये होता है प्रिंसिपल फोकस। सेकेंडरी फोकस क्या होता है, तो सेकेंडरी फोकस ऐसा होता है कि अगर यहां पर ये लेंस बना हुआ है, यहां पर एक पॉइंट लिया जाए और इस पॉइंट से अगर लाइट रेज चल रही हैं, ये लाइट रेज चल रही हैं, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन अगर ये पैरेलल हो जाती हैं तो हम कहते हैं कि ये सेकेंडरी फोकस होता है। ये F प्रिंसिपल हो गया, तो हम इसे नाम दे देते हैं F1, या यूं कह लेते हैं सिंपल, ये प्रिंसिपल फोकस है, प्रिंसिपल फोकस है, और ये क्या है, सेकेंडरी फोकस है, सेकेंडरी फोकस है, मतलब द्वितीयक फोकस है, वो प्राथमिक फोकस है। यहां पर इसके बारे में बात करें तो यहां पर कुछ ऐसा हो रहा होगा, यहां पर लाइट रेज आ रही होंगी, ऐसा लगेगा कि वो कहीं पर कंबाइन होने जा रही हैं, तो कंबाइन होने जा रही होंगी, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो पैरेलल हो जाती, तो जिस पॉइंट पर ऐसा लगता है कि कंबाइन होने जा रही, वहां पर हम फोकस को देखते हैं और ये फोकस क्या होता है, सेकेंडरी फोकस होता है अपने पास। ठीक है, तो दो फोकस होते हैं, ध्यान रखेंगे लेंस के केस में, क्योंकि दो कर्व सरफेसेस हैं। फोकल लेंथ हम लोग जानते हैं कि यहां पर जो C होगा और फोकस के बीच की जो डिस्टेंस निकल के आती है उसे हम फोकल लेंथ कहते हैं। यहां से यहां तक की डिस्टेंस को क्या कहेंगे, फोकल लेंथ कहेंगे। फोकल प्लेन क्या होता है, तो ये नया है, इसको हम पढ़ लेते हैं ऐसे। एक ऐसा प्लेन जो ऑप्टिकल एक्सिस या प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, जैसे कि हमने हाथ रखा है, ये परपेंडिकुलर है और ये पास कहां से करना चाहिए, फोकस से पास करना चाहिए। तो ए प्लेन व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द फोकस इज कॉल्ड फोकल प्लेन। आगे बात करते हैं कि अगर हमें इमेजेस बनानी हो किसी भी थिन लेंस से, तो उसके लिए हम कौन कौन से रूल्स को यूज करते हैं, तो यहां पर रूल्स लिखे गए हैं, एक एक करके इन सबको समझते हैं। सबसे पहला रूल क्या कह रहा है, कह रहे हैं द रेज पैरेलल एंड क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस। हम जानते हैं ऐसा उसने कह दिया तो पैराक्सियल रेज हो जाएंगी। आफ्टर रिफ्रैक्शन पास थ्रू द ऑप्टिकल फोकस इन अ कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, ये ऐसा है, कॉन्वेक्स लेंस है, यहां पर लाइट रेज आकर के इंसिडेंट होती हैं, पैरेलल लाइट रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती हैं, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन कहां पर मीट करती हैं, वो फोकस पर मीट करती हैं। कह रहे हैं इन केस ऑफ कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस के केस में क्या होता है, तो कॉनकेव लेंस के केस में क्या होता है, ये डाइवर्ज होती हुई अपीयर होती हैं, क्योंकि वो डाइवर्जिंग नेचर शो करता है। तो यहां पर अगर पैरेलल आएंगी लाइट रेज तो ये डाइवर्ज कर देगा इन्हें, और बैकवर्ड डायरेक्शन में जहां पर हम इन्हें बढ़ा करके मिलाएंगे वहां पर क्या होगा, इनका फोकस बनेगा। तो ये F है, यहां पर ये F है। तो अगर आगे हम साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ जो लिखी जाती है पॉजिटिव होती है, कॉनकेव के लिए नेगेटिव लिखी जाती है। तो पहला ये हो गया। दूसरे केस के बारे में इन्होंने क्या कहा, कह रहे हैं एनी रे ऑफ लाइट विच इज डायरेक्टेड थ्रू द प्रिंसिपल फोकस और अपीयरिंग टू मीट एट इट
आफ्टर रिफ्रैक्शन ऑलवेज इमर्जेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या कहना चाहते हैं? ये कहना चाहते हैं कि अगर लाइट रेज फोकस से पास ओरिजिनेट हो रही हैं, फोकस से ओरिजिनेट हो रही हैं, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये पैरेलल हो जाती हैं। और अगर ये कॉनकेव लेंस हुआ तो यहां से जो लाइट रेज डायरेक्टेड होती हैं फोकस की तरफ, वो आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल हो जाती हैं। तो जहां पर मीट करती हैं वहां पर इसका सेकेंडरी फोकस होता है, वो हमने अभी देखा। थर्ड पॉइंट क्या? एनी रे ऑफ लाइट विच पास थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस इमर्जेस विदाउट डेविएशन। अगर तीसरा पॉइंट यहां पर है कि अगर कॉन्वेक्स लेंस हो चाहे कॉनकेव लेंस हो, अगर लाइट रेज इंसिडेंट होती है कहां पर? सी पर, सेंटर ऑफ ऑप्टिकल सेंटर पर, तो ऑप्टिकल सेंटर पर जो लाइट रेज आकर के इंसिडेंट होती हैं उनमें कोई डेविएशन नहीं होता, वो विदाउट डेविएशन आगे निकल जाती हैं, इमर्ज होती हैं। ठीक है, तो ये तीन लॉज हैं बेसिक जिनसे हम इमेजेस फॉर्म करेंगे लेंस के थ्रू। अब अगर हम इमेज फॉर्मेशन देखें कि अपने कॉन्वेक्स लेंस से जो इमेजेस बनती हैं वो कैसी बनती हैं, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो ऑब्जेक्ट है वो कहां पर रखी जाए। ऑब्जेक्ट को हम रख देते हैं इन्फिनिटी पर, इन्फिनिटी पर रख देते हैं। ऑब्जेक्ट जो है वो इनफाइनाइट पर रखी गई, इन्फिनिटी पर है। तो इनफाइनाइट पर अगर ऑब्जेक्ट रखी जाए, इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट रखी जाए, तो वहां से लाइट रेज कैसी आएंगी? पैरेलल आएंगी। पैरेलल लाइट रेज कहां मीट करती? फोकस पर मीट करती हैं, अभी हमने लॉज देखे। ठीक है, नेचर ऑफ इमेज तुरंत बता सकते हैं यहां से कैसा होगा नेचर ऑफ इमेज। तो नेचर ऑफ इमेज कैसा बनने वाला है? यहाँ इसका फोकस है ही, तो फोकस पर बनेंगी, रियल में मिल सकती हैं, रियल बनेंगी। बहुत छोटा बनेगा, हाईली डिमिनिश्ड होगा, हाईली डिमिनिश्ड होगा, बहुत छोटा बनेगा, हाईली डिमिनिश्ड होगा। दूसरा, रियल है तो कैसा होगा? इन्वर्टेड बनेगा, उल्टा बनेगा। ठीक है, बी पॉइंट के बारे में बात करते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट कहां पर प्लेस हो, ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया जाए, यहां देखते हैं सी है, यहां एफ है, यहां 2F है। इनको हम 1 2 जैसा नाम देना चाहे दे सकते हैं, जैसे 1 है तो यहाँ 2F1 हो गया, इधर क्या है F2 है तो इधर क्या हो जाएगा? 2F2 हो जाएगा। इन जनरल हम इधर वाले फोकस को कंसीडर करते हैं फोकस की तरह। तो अगर इसे देखा जाए कि लाइट रेज यहां कहीं पर और कोई ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, यहां से आ रही है, मतलब 2F से आगे की तरफ, तो यहां से जब ये कंबाइन होती हैं तो यहां से ये फोकस से पास हो जाएंगी। ठीक है, दूसरा लॉ क्या है? सी पर इंसिडेंट करवाते हैं, तो अगर सी पर इंसिडेंट करवाएंगे तो ये कुछ ऐसा होने वाला है। इस F2 को थोड़ा हटा लेते हैं, ये इनका पाथ है। F2 को अगर हम यहां से थोड़ा हटाएंगे तो कुछ ऐसा होने वाला है, ये कहीं यहां कहीं पर मीट करती है, F2 है, तो ये यहां कहीं पर मीट करती हुई अपीयर होती हैं, एक्चुअली मीट कर रही हैं यहां पर, तो ये 2F2 था, यहां कहीं पर ये मीट कर रही हैं। तो अगर ये AB है तो उसकी इमेज यहां बनेगी A डैश B डैश। कहां कहां बन रही है? तो F2 और 2F2 के बीच में बन रही है। ठीक है, तो F2 और 2F2 के बीच में बन रही है। कैसी होगी? रियल होगी, बिल्कुल होगी। छोटी दिख रही है तो यहां पर डिमिनिश्ड होगी, डिमिनिश्ड होगी, छोटी दिखेगी। और कैसी दिखेगी? इन्वर्टेड दिखेगी, उल्टा दिखेगी, इन्वर्टेड होगी। ठीक है, इसी तरह से अगर हम सी पॉइंट के बारे में बात करें तो सी पॉइंट क्या कह रहा होगा? सी पॉइंट अब की बार हम 2F1 पर रख देते हैं ऑब्जेक्ट को, मतलब कि हम उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही ऑब्जेक्ट को प्लेस कर देते हैं। तो अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे तो याद रखेंगे यहां से लाइट रेज पैरेलल जाएंगी, आफ्टर रिफ्रैक्शन कहां से पास होंगी? फोकस से पास होंगी। दूसरी लाइट रेज कहां पर गिरेंगी जाकर के? तो दूसरी लाइट रेज ये 2F1 पर है, यहां पर F1 होगा, ये F2 है, यहां कहीं पर होगा 2F2। ठीक है, तो दूसरी लाइट रेज यहां से निकलेंगी और ये यहां कहीं पर जाकर कंबाइन होंगी, तो ये इमेज यहां कहीं पर बनेगी, तो 2F2 पर बनेगी। तो 2F1 पर ऑब्जेक्ट है तो 2F2 पर इमेज बनेगी। यहां पर अगर हम लिखें इमेज का नेचर कैसा होगा, तो इमेज का नेचर जो होने वाला है, इमेज का नेचर वो कैसा होगा? तो इमेज का नेचर होगा रियल, सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, और यहां पर रियल है तो ये कैसा होगा? इन्वर्टेड होगा, ऐसा लिख सकते हैं। डी ऑप्शन के बारे में बात करें, अगला है डी पॉइंट। तो डी पॉइंट क्या होगा? अब 2F1 और
F1 के बीच में रख देते हैं। तो यहाँ पर है अपने पास F1, यहाँ 2F1 है। ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं पर प्लेस कर दी जाए, यहाँ पर लाइट रेस पैरेलल आएंगी, कहाँ से पास करेंगी, फोकस से पास करेंगी। ठीक है, दूसरी लाइट रे हमें इंसिडेंट करवानी इसी से, तो ये यहाँ से इंसिडेंट होगी। तो अगर यहाँ पर इंसिडेंट होती है तो ये यहाँ कहीं पर मिलेगी, तो यहाँ F1 F2 हो गया, ये 2F2 होगा, यहाँ कहीं पर जाकर के मीट करती हुई दिख रही है हमें। तो अगर ये A डैश है, ये B डैश है, तो ये इमेज ऑब्जेक्ट ए बी रही होगी। इमेज बड़ी बनी है तो इस बार क्या है, इनलार्ज्ड है, बड़ी है ऑब्जेक्ट, और कैसी है, रियल है। और रियल कैसी होती हैं, इन्वर्टेड होती हैं। इस तरह से हम उनके नेचर लिख सकते हैं। आगे बढ़ें तो अब की बार ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस किया जाए, तो हम लोगों ने कितने पॉइंट देख लिए हैं, हम लोगों ने डी पॉइंट देख लिए। ऑब्जेक्ट कहाँ है, 2F1 और F1 के बीच में। अब की बार हम लोग ई पॉइंट में देखेंगे, ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया है F1 के ऊपर सीधे। तो F1 पर अगर हम ऑब्जेक्ट को प्लेस कर देंगे तो क्या होगा, यहां से लाइट रेज निकलेंगी, आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल हो जाएंगी। दूसरी लाइट रेज निकलेंगी सी से, ये क्या करेंगी, सीधे निकल जाएंगी, दोनों क्या हो रही, पैरेलल इन्फिनिटी पर मिलेंगी। ठीक है, नेचर लिखें तो कैसा लिख सकते हैं, नेचर क्या होगा, लार्ज होगा, बहुत ज्यादा बड़ा बनेगा इमेज। ठीक है, लार्ज इमेज बनेगा, बहुत ज्यादा वेरी लार्ज। और दूसरी बात है, रियल में मिलेंगी तो रियल बनेगा, और रियल कैसी होती हैं इमेज, इन्वर्टेड होती हैं। ये ऐसा नेचर लिख सकते हैं। ई एफ पॉइंट देखते हैं, अब F1 और C के बीच में रखते हैं। इसका यूज बहुत बार किया जाता है। जो कंडीशन हम लोग देखने जा रहे हैं, यहाँ पर है F1, यहाँ कहीं पर है F2, यहाँ कहीं पर है C। इमेज यहाँ पर रखी जा रही है, इस बीच में कहीं पर, यहाँ से लाइट रेज जा रही हैं, आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से पास करेंगी। ये आफ्टर रिफ्रैक्शन अगर फोकस से पास कर रही हैं, दूसरी लाइट रेज कहाँ जाएंगी, दूसरी लाइट रेज जाएंगी यहाँ कहीं पर। अब देखो इनको, आगे ये बढ़ती हुई दिख रही हैं, फैलती नजर आ रही हैं। तो अगर इनको पीछे बढ़ाते तो पीछे कहीं पर मिलती हैं। अगर हम इसे सही लिख दें तो क्या बनेगा, इसको यहां पर रख देते हैं और इसकी इमेज बनाते हैं। तो इसकी इमेज कैसी बनेगी, यहां से लाइट रेज ऐसा लग रहा कि आ रही हैं, इसे थोड़ा और बढ़ा देते हैं, ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है, मतलब अगर ऑब्जेक्ट ए बी है तो इससे पीछे ही बनेगा। और वो इमेज कैसी होगी, तो इमेज अब की बार कैसी बन रही, वर्चुअल बन रही। तो ये वर्चुअल इमेज बन रही है। इस इमेज का यूज हम कई बार चीजों को क्या करते हैं, छोटी ऑब्जेक्ट को बड़ी ऑब्जेक्ट में देखने के लिए यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर ऑब्जेक्ट तो बहुत छोटी है लेकिन उसकी इमेज बहुत बड़ी बन रही है। तो इमेज कैसी है, रियल है, रियल इमेज बन रही है। रियल इमेज कैसी होती हैं, इरेक्ट होते, ओ रियल कह रहे हैं, वर्चुअल इमेज बन रही है, क्योंकि एक्चुअल में रेज तो मिली नहीं, वर्चुअल इमेज बन रही है, इरेक्ट बन रही है। और कैसी है, मैग्नीफाइड है, मैग्नीफाइड है, मैग्नीफाइड बन रही है, या कह सकते हैं इनलार्ज, इनलार्ज इमेज बन रही। ठीक है, तो ये सारी कंडीशन हो गई। इनको याद रखने का तरीका भी है, याद रख सकते हैं हम डायरेक्ट। कैसे, अगर इसका हम शॉर्टकट देखें, जैसे मिरर में देखा था शॉर्टकट, वैसे इसका भी डायरेक्ट शॉर्टकट है। क्या है कि अगर हम यहां पर लेंस बनाते हैं, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है C, यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं रीजन के लिए। यहां पर हमारे पास ये F1 होगा, यहां पर होगा 2F1। ठीक है, ये रीजन फर्स्ट, ये सेकंड होगा, ये थर्ड होगा। यहां पर आगे होगा F2, यहां पर ये रीजन क्या होगा, फोर्थ रीजन होगा। यहां पर होगा 2F2, यहां पर रीजन होगा फिफ्थ, फिफ्थ होगा, और यहां पर रीजन होगा सिक्स। ठीक है, इसको याद कैसे रख सकते हैं, तो याद रखेंगे, जो पहले की इमेज बनती है वो फिफ्थ में बनती है, इतनी दूर बनती है। पहले की इमेज फिफ्थ में बनेगी, बड़े की छोटे भाग में बनेगी तो स्मॉल होगी, या कह सकते हैं डिमिनिस्ड होगी, छोटी बनेगी। और एक्चुअली मिलेंगी यहां तो रियल बनेगी। रियल कैसी होती हैं, इन्वर्टेड होती हैं, इन्वर्टेड होती हैं, ऐसा कह सकते हैं बिना रे डायग्राम बनाए। दूसरे वाले जोन की जो इमेज बनती है वो छठे वाले जोन में बनती है, सिक्स जोन में बनेगी। छोटे की बड़े भाग में बनने वाली है तो बड़ी बनेगी, तो हम लिख देते हैं एनलार्ज्ड, बड़ी बनेगी। दूसरी रियल बनेगी, और रियल कैसी होती हैं, इन्वर्टेड होती हैं, इन्वर्टेड बनेगी। ठीक है, अब इस वाले भाग के बारे में बात की जाए
इस वाले भाग के बारे में, थर्ड जोन के बारे में। तो थर्ड जोन के बारे में जो इमेज बनती है वो थर्ड जोन में जो ऑब्जेक्ट रखी जाती है उससे लेफ्ट साइड बनती है, लेफ्ट साइड फ्रॉम ऑब्जेक्ट। ये हमें याद रखना पड़ेगा, लेफ्ट साइड में बनेगी ऑब्जेक्ट के। और कैसी बनेगी, तो इससे इधर लाइट रेज आएंगी तो वर्चुअल इमेज बनेगी। अभी बनाया हम लोगों ने, वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा और बहुत बड़ा होगा, मतलब इनलार्ज्ड, बहुत बड़ी इमेज बनेगी। ठीक है, तो इस तरह से हम शॉर्टकट याद रख सकते हैं इनके इमेज कहां कहां बनेंगी और उनका नेचर कैसा होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि अगर कॉनकेव लेंस हो तो इससे इमेज फॉर्मेशन कैसा होता है। तो इसके दो केस बनते हैं, हम दोनों केस को देख लेते हैं फटाफट। यहां पर ये बन गया कॉनकेव लेंस। इस कॉनकेव लेंस के अंदर यहां पर लाइट रेस पैरेलल आ रही हैं, तो अगर पैरेलल आ रही है इसका मतलब इन्फिनिटी से आ रही होंगी। तो पहला पॉइंट है, इन्फिनिटी के लिए ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर हो तो ये क्या करेगा, इनको डाइवर्ज कर देता है। डाइवर्ज क्यों करता है, इसका डाइवर्जिंग नेचर क्या होता है, उसे हम प्रिज्म पढ़ने के बाद एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, बाकी ऐसा याद रख सकते हैं डाइवर्जिंग नेचर का होता है और कॉन्वेक्स जो होता है वो कन्वर्जिंग नेचर का होता है। तो यहां पर मीट करती हुई अपीयर होती हैं। तो यहां जो इमेज बनेगी वर्चुअल बनेगी, वर्चुअल बनेगी, हाईली डिमिनिश्ड बनेगी, हाईली डिमिनिश्ड बनेगी, बहुत छोटी बनेगी। और दूसरा, वर्चुअल कैसी होती हैं, इरेक्ट होती हैं, तो सीधी बनेगी। लेकिन दूसरा केस क्या है, इसके अलावा अगर कहीं पर ऑब्जेक्ट प्लेस की जाए इस कॉनकेव मिरर के कॉनकेव लेंस के सामने, जैसे यहां पर किसी ने ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया, इन जनरल यहां कहीं पर प्लेस्ड है, यहां से लाइट रेज निकलेंगी पैरेलल, ये क्या करता है, फैला देता है इन्हें। ये क्या करेगा, इनको बाहर की तरफ फैला देगा, तो ऐसा लगेगा किसी पॉइंट से ओरिजिनेट होती हुई दिख रही है हमें। दूसरी बात, अगर ये सी से पास करेगी लाइट रे, ये अगर लाइट रे सी से पास करती है तो सी से जब पास करेगी तो ये यहां कहीं पर मीट कर रही हैं, तो यहां पर ये एक्चुअली मीट नहीं कर रही, अपीयर हो रहा है। तो यहां पर अगर ये ए है ये बी है तो यहां पर क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश वर्चुअल इमेज। इमेज वर्चुअल होगी, डिमिनिश्ड होगी, छोटी होगी। ठीक है, डिमिनिश्ड होगी। और क्या होगा इसके साथ, तो ये इरेक्ट होगी, सीधी बनेगी। ऐसा हो गया। तो इसमें दो ही केस बनते हैं, इस वाले में कई सारे केस बनते हैं, शॉर्टकट से याद रखेंगे। रे डायग्राम बनाने के लिए आए तो रे डायग्राम भी बना सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसके लिए कार्टेशियन साइन कन्वेंशन का यूज करना सिखाते हैं। कार्टेशियन साइन कन्वेंशन क्या होता है, चिन्ह परिपाटी क्या होती है। तो जितनी भी डिस्टेंस होती हैं, ध्यान रखेंगे, डिस्टेंस जितनी भी होती कहां से मेजर की जाती थी, वहां पोल से मेजर की जाती थी। यहां पर ऑप्टिकल सेंटर से मेजर की जाएंगी, ऑप्टिकल सेंटर से मेजर की जाएंगी, दैट मीन्स सी से मेजर की जाएंगी। ठीक है, अगर बात करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, लाइट जिस डायरेक्शन में चल रही होगी उसे हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, और उसकी अपोजिट डायरेक्शन जो होगी, उसे हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे। लाइट रेज जो चल रही होंगी उनकी परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन आएगी, अपवर्ड साइड, उसे हम पॉजिटिव लिखेंगे। और अगर डाउनवर्ड साइड आई, अगर आई हो तो हम उन्हें नेगेटिव लिखेंगे। ये है इसका साइन कन्वेंशन, याद रख सकते हैं। अगर इसे बनाएं तो कैसे, अगर हम कॉन्वेक्स लेंस के लिए बनाए तो क्या होगा, यहां पर होगा सी, इधर की डिस्टेंस पॉजिटिव, इधर की डिस्टेंस कैसी होंगी, निगेटिव होंगी, अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव होंगी और डाउनवर्ड डायरेक्शन निगेटिव बनेंगी। ठीक है, अब अगर इसका फोकस देखा जाए तो इधर कहीं पर होता है एफ, तो इसकी जो फोकल लेंथ होती है वो पॉजिटिव होती है। तो ध्यान रखेंगे कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। लेकिन अगर हम कॉनकेव लेंस बनाएं और यहां पर देखें तो ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, अपवर्ड साइड पॉजिटिव होता है और यहां डाउनवर्ड नेगेटिव होता है। तो इसका तो प्रिंसिपल फोकस इधर होता है, तो ये जो फोकल लेंथ निकल के आएगी वो कैसी होगी, तो इसकी फोकल लेंथ निगेटिव लिखी जाएगी, ध्यान रखेंगे इस बात का।
तो ये हो गया साइन कन्वेंशन। अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा इसे रिपीट करके देख सकते हैं। हम पढ़ते हैं लेंस फार्मूला क्या होता है। तो हमने जैसे मिरर फार्मूला देखा था वैसे लेंस फार्मूला होता है कि अगर ये कोई लेंस है, ऑब्वियसली ये कौन सा लेंस है, ये है कॉन्वेक्स लेंस। यहां पर इसके सामने एक ऑब्जेक्ट प्लेस की गई है, नाम है ए और बी, ठीक है। यहां कहीं पर हमारे पास 2f1 है, इधर 2f2 है, ओ 2f1 है, तो एक मिनट, 2f1 ये f1 हो गया, यहां कहीं पर होता है f2 और यहां कहीं पर होता है 2f2। तो ये देखो 2f2 से है, इन्हीं दोनों के बीच में बनेगी इमेज। यहां से लाइट रेज जाएंगी, पैरेलल जो जाएगी वो कहां से पास होगी, फोकस से पास हो जाएगी, ठीक है। ये फोकस से पास हो गई। दूसरी लाइट रे कहां से जाएगी, सेंटर ऑफ ऑप्टिकल सेंटर से, तो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी तो कुछ ऐसा होगा। तो अगर इसके साथ कुछ ऐसा हो रहा है, इसे हम सही कर लेते हैं। यहां पर f2 है, 2f2। अब अगर हम इसे लिखें तो यहां कहीं पर ये क्या कर रही है, मीट कर रही है, तो ये a डैश हो गया, b डैश हो गया, अगर ऑब्जेक्ट ए बी है तो। अब हमें क्या करना है कि यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होती है वो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है, जिसको हम यू से लिखते हैं, ठीक है। और यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो होती है वो क्या लिखी जाती है, वी से लिखी जाती है। मतलब कि अगर हम यहां से लिखें कि ए सी जो होगा उसे हम साइन कन्वेंशन के साथ माइनस यू लिखेंगे, और सी ए डैश जो होगा, या हम लिख देते हैं ए डैश जो सी होगा उसे हम पॉजिटिव साइन के साथ लिखेंगे। अगर यहां पर हम लेंस फार्मूला लिखें तो होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होता है। लेंस में क्या था, ओ मिरर में था पॉजिटिव, यहां पर निगेटिव होता है। तो ये एफ हो, वी हो या यू हो, सारी वैल्यू क्या लिखी जाती है, विद साइन लिखी जाती है, ध्यान रखेंगे, विद साइन लिखी जाती है। जो भी साइन होगा, जो भी चिन्ह होगा उस चिन्ह के साथ लिखा जाएगा इन्हें। अगर हम यहां बात करें कि जो मैग्निफिकेशन होता है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, तो हमने पढ़ा था मैग्निफिकेशन, एक मिनट, कि मैग्निफिकेशन किसी भी लेंस का क्या होता है, तो m से मैग्निफिकेशन को डिनोट किया जाता है। ये होता है हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर हम इसे m को रिलेट करें तो वहां पर माइनस v बाई यू था, यहां पर हम इन जनरल v बाई यू लिखते हैं, ठीक है, पॉजिटिव साइन के साथ ऐसा लिखते हैं, ठीक है। तो ये है मैग्निफिकेशन, हाइट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं या डिस्टेंस के फॉर्म में कह सकते हैं, और यहां पर हम डिस्टेंस यूज कर रहे हैं, वो हाइट यूज कर रहे हैं। यहां पर हम माइनस साइन यूज नहीं करते, मिरर में माइनस साइन यूज किया करते थे। तो हमारे पास, और ये भी बताया था कि अगर मान लो -2 लिखा है तो 2 ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ जो इमेज बनेगी वो इनलार्ज होगी, बड़ी होगी। माइनस साइन हमें बताता है कि इन्वर्टेड होती है, ठीक है। इन्वर्टेड इमेज के लिए माइनस साइन निकल के आता है, और इन्वर्टेड इमेज कैसी होती हैं, तो रियल होती हैं, ध्यान रखेंगे। और इरेक्टेड इमेज कैसी होती हैं, वर्चुअल होती हैं। अब अगर हम बात करें कि पावर ऑफ लेंस क्या होता है, तो पावर ऑफ लेंस का मीनिंग अगर हम समझें तो उसे पढ़ के समझ सकते हैं कि जो नेचर होता है इमेज का वो डिपेंड करता है फोकल लेंथ के ऊपर। जैसे अगर हम यहां से बात करें, एक ये लेंस है, ठीक से बना नहीं है ये, एक ये लेंस है मोटा सा, और एक ये लेंस है बहुत पतला सा। इन दोनों के बारे में बात करनी है हमें। तो एक लेंस पतला है, एक लेंस मोटा है, ये इसकी सिमेट्री वाली लाइन है, खींच दिया हमने ऐसा। यहां पर जो पैरेलल लाइट रेज आ रही हैं, पैरेलल लाइट रेज आ रही हैं, टेंडेंसी ये है कि ये फोकस पर इन्हें क्या करेगा, कंबाइन कर लेगा, कलेक्ट कर लेगा। इसकी भी यही टेंडेंसी है कि ये कहां कलेक्ट कर लेगा, फोकस पर कलेक्ट कर लेगा। फोकस यहां कहीं होगा, फोकस पर जाकर के ये कलेक्ट कर लेगा। अब एक बात यहां समझ में आती है, जो लेंस जितना ज्यादा मोटा होगा उसका जो स्फेयर बनेगा या उसका गोला जो बनेगा वो बड़ा होगा, बड़ा होगा तो बड़ा होगा, और पतला पतला होगा तो बहुत। अगर थिन है, ठीक है, और थिक है, इन जनरल हम इनको यहां डायरेक्ट देख लेते हैं। ये मोटा लेंस है, तो इस मोटे लेंस की जो ये रेडियस बनेंगी या इनके जो गोले बनेंगे, ऐसा गोला बनेगा, यहां कहीं पर आएगा इसका सेंटर। और ये पतला सा जो है, इसका अगर हम गोला बनाए तो गोला बहुत बड़ा सा बनेगा। तो मोटा जो लेंस होगा उसकी जो फोकल लेंथ होगी वो कम होगी, और जो बड़ा, या कह सकते हैं जो पतला मोटा होगा उसकी कम होगी, जो पतला होगा उसकी फोकल लेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। तो फोकल लेंथ ज्यादा है तो ये कंबाइन तो करेगा,
लेकिन बहुत दूर जाकर के कंबाइन करेगा, यहां कहीं पर इसका फोकस होगा। इसका मतलब क्या है, इसकी फोकल लेंथ जो थी वो बड़ी है, इसकी फोकल लेंथ कम है। तो जिस लेंस की फोकल लेंथ कम होती है वो किरण, जो रेज आ रही होती है, किरणें जो आ रही होती है, उनको बहुत जल्दी कलेक्ट कर लेता है। लेकिन जिसका फोकस दूर होता है, मतलब जो पतले लेंस होते हैं, उनके जो फोकस दूरी होती है वो ज्यादा होती है, और फोकस दूरी ज्यादा होती, फोकल लेंथ ज्यादा होने की वजह से इनका कॉम्बिनेशन बहुत दूर जाके हो पाता है। तो ये रेस को बहुत जल्दी कंबाइन कर लेता है, ये जो होता है ये रेस को बहुत बाद में कंबाइन कर पाता है। तो हम कहते हैं कि ये बहुत जल्दी कंबाइन कर रहा है, ये बाद में कंबाइन कर रहा है, तो इसकी पावर ज्यादा है और इसकी पावर कम है। तो इन जनरल यहां से यही तो प्रूव हुआ कि जिसकी फोकल लेंथ ज्यादा होती है उसकी पावर कम होती है, जिसकी फोकल लेंथ कम होती है उसकी पावर ज्यादा होती है। तो यहां पर यही लिखा गया है कि द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज डिपेंड्स अपॉन द फोकल लेंथ, फोकल लेंथ पर डिपेंड करता, हमने अभी समझाया। ए लेंस ऑफ ए शॉर्ट फोकल लेंथ, जिसकी फोकल लेंथ कम होती है वो क्या करता है, लार्ज एक्सटेंड, मतलब लार्ज बेंडिंग होती। तो इसमें देखो बेंडिंग ज्यादा हो रही है यहां पर पहले केस में, लेकिन अगर जिसकी फोकल लेंथ ज्यादा होती है उसकी बेंडिंग जो होती है वो कम होती है। ठीक है, thus the image formed by the lens of short focal length will be closer to the optical center। ठीक है, पावर ऑफ द लेंस इज द मीनिंग ऑफ डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस। यहां पर ये जो मीनिंग लिखा है वो ध्यान रख सकते हैं, ये मतलब है इसका। डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस जो होती है उसे हम उसकी लेंस की पावर कहते हैं। द पावर ऑफ लेंस इज रेसिप्रोकल टू द फोकल लेंथ। तो 1/f लिखा जाता है, f कहां किस में होना चाहिए, इन मीटर, ध्यान रखेंगे। तो यहां पर ये मीटर में होना चाहिए। ठीक है, यूनिट क्या होती है इसकी, तो हम लोग जानते हैं यूनिट इसकी होती है डायोप्टर, डायोप्टर होती है, इसको हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। फोकल लेंथ जिसकी जैसी होगी पावर उसकी वैसी निकल के आएगी। फोकल लेंथ अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पावर होगी, और फोकल लेंथ अगर निगेटिव है तो निगेटिव पावर निकल के आ रही होगी। डायोप्टर है। अगर हम इस P को लिखना चाहें और यहां पर लिख दे 1/f, f को अगर हम मीटर में कन्वर्ट करें तो इसे लिखा जा सकता है 100 डिवाइडेड बाई f, f किस में होगा, इन सेंटीमीटर। ध्यान रखेंगे, तो इस तरह से इस फार्मूले को कन्वर्ट किया जा सकता है। तो कन्वर्जेंस या फिर डाइवर्जेंस की जो डिग्री होती है वही बताती है कि उसकी फोकल लेंथ के रेस्पेक्ट में पावर क्या बनने वाली है। तो जिसकी फोकल लेंथ ज्यादा होती है उसकी पावर कम होती है, मतलब वो कम बेंड करता है और लाइट रेस को। जिसकी पावर ज्यादा होती है वो ज्यादा बेंड करता है, ज्यादा एंगल से बेंड करता है लाइट रेस को। ठीक है, तो ये थी पावर ऑफ लेंस। अब अगर हम आगे बात करें तो यहां से देख सकते हैं क्वेश्चन एक छोटा सा दिया गया है, कह रहे हैं एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। तो जो दिया गया है पहले उसे हम लिख लेते हैं एक एक करके। उन्होंने कहा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है, वो कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर, पॉजिटिव साइन के साथ लिखेंगे हम इसे, अपवर्ड डायरेक्शन में रखी जाएगी। कह रहे हैं डिस्टेंस कितनी है, तो डिस्टेंस इससे लिखी गई है 10 सेंटीमीटर, तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को हम माइनस साइन के साथ लिखते हैं, पढ़ा था। और यहां पर क्या रहे, फोकल लेंथ कितनी है 15 सेंटीमीटर है, और लेंस कौन सा कॉन्वेक्स, तो हम पॉजिटिव साइन के साथ लिखेंगे प्लस का 15 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या कहा है, फाइंड द नेचर, पोजीशन एंड साइज एंड मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज। मतलब जितनी भी चीजें हमने पढ़ी हैं अब तक सारी पूछ लिया है, ये है इसका जवाब, मतलब इसका आंसर है। ट्राई कर सकते हैं उसके बाद मैच करवा सकते हैं। तो अगर हम इसे लगाएं तो क्या होगा, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, फार्मूला लगाएंगे, लेंस फार्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। वैल्यू पुट करते हैं, 1/f की वैल्यू 1/15 होगा, 1/v हमें पता नहीं है, 1/u की वैल्यू कितनी है -10, ऐसा होगा। तो ये माइनस माइनस तो हो जाएगा, प्लस इधर आएगा तो फिर से माइनस बनेगा, तो 1/15 माइनस 1/10 इज इक्वल टू 1/v बन जाएगा। तो इसे क्या लिखा जा सकता है, 10 माइनस 15 डिवाइडेड बाई क्या लिख सकते हैं 150 इज इक्वल टू 1/v। तो v की वैल्यू कितनी आएगी 150 डिवाइडेड बाई क्या लिखा जा सकता है, तो यहां बचेगा -5। अगर हम इसे कैंसिल करवाते हैं तो v की वैल्यू कितनी निकल के आएगी -30 सेंटीमीटर। तो ये v की वैल्यू निकल के आई, तो ये -30 सेंटीमीटर हो गया। अब उन्होंने क्या कहा है, पोजीशन बता दिया, पोजीशन बता दिया है। अब हमें क्या चाहिए, हाइट चाहिए। तो हमने अभी फार्मूला पढ़ा m इज इक्वल टू होता है HI/HO। ठीक है,
और एक ये भी फार्मूला पढ़ा है V बाई यू होता है, तो एच आई हमें चाहिए, तो इसे क्या लिखा जा सकता है V बाई यू इंटू एच ओ। तो V की वैल्यू हमारे पास आई -30 सेंटीमीटर, U की वैल्यू कितनी हमारे पास पहले से है तो वो है -10 इंटू एच ओ की वैल्यू कितनी आ रही है, V की वैल्यू कैसी आई है हमारे पास, ठीक है। तो अगर हम यहां से लिखते हैं एच ओ की वैल्यू, तो एच ओ की वैल्यू कितनी लिखी गई है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर नहीं है, एच ओ की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर प्लस का 5 सेंटीमीटर, तो ये क्या हो जाएगा 5 टू ज़ 10, तो यहाँ आ जाएगा 15 सेंटीमीटर, तो ये हो गया एच आई पॉजिटिव आया है। तो इसे हम यहां से डायरेक्ट कंक्लूड कर सकते हैं, m की वैल्यू हमारे पास क्या होती है v बाई यू होती है, v की वैल्यू -30, u की वैल्यू -10, दैट इज इक्वल टू m इज इक्वल टू 3, m की वैल्यू 3 आ रही है। यहाँ पर पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव साइन क्या बताता है, इरेक्ट इमेज, इरेक्ट इमेज होती कैसी, वर्चुअल होती हैं, और वर्चुअल होगी ग्रेटर देन 1 है तो ये कैसी होगी, मैग्नीफाइड होगी, मैग्नीफाइड होगी, ठीक है, या इनलार्ज होगी। ये आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे हैं डबल कॉन्वेक्स लेंस इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए लीनियर ऑब्जेक्ट विच इज नॉर्मल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस एट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। ठीक है, कह रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट है, इन सबको बढ़ा लेते हैं, यहां पर सारी चीजों को लिख लेते हैं ताकि बाद में इधर इनको हटाना ना पड़े। सबसे पहले लिखते हैं गिवन डाटा क्या क्या है हमारे पास, क्या दिया है, कह रहे हैं कि एक डबल कॉन्वेक्स लेंस है, उसको लीनियर, एक उसके सामने एक लीनियर ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया है, नॉर्मल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्लेस किया गया 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। तो अगर ऑब्जेक्ट से 30 सेंटीमीटर, इसका मतलब ये -30 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ऑब्जर्व्ड ऑन अ स्क्रीन प्लेस्ड ऑन द आउटर साइड ऑफ द लेंस एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब एक तरफ जो लेंस है उसके दूसरी तरफ लेंस के बारे में बात कर रहे हैं। कॉन्वेक्स लेंस से कुछ ऐसा है, मतलब ये कुछ ऐसा बना रहे हैं, इधर ऑब्जेक्ट प्लेस की गई है, इधर यहाँ कहीं पर स्क्रीन लगी हुई है, स्क्रीन पर ये इमेज बनाना चाहते हैं। तो स्क्रीन पर इमेज जो बनती है वो कैसी बनती है, केवल रियल बनेगी, ठीक है। इन्होंने कहा है विच इज 90 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, मतलब ये ऑब्जेक्ट से कितने डिस्टेंस पर है, तो ऑब्जेक्ट से 90 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है। तो बताओ जो लेंस होगा, लेंस से कितनी डिस्टेंस पर इमेज बनानी है हमें, तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इधर 30 था ही, तो इधर 90 माइनस 30, तो इसे हम +30 वो +60 लिखेंगे, इसे 6 3 9 +30 लिखा जाएगा। हमें क्या चाहिए, उन्होंने कहा है व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट है, यहां पर फोकल लेंथ बतानी है लेंस की, इसे सही कर लेंगे। तो हमें फोकल लेंथ चाहिए, फार्मूला लगाएंगे 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। क्या बनेगा, 1/f की वैल्यू नहीं पता, 1/v, v की वैल्यू 60 है, -1/-30 कर देंगे, तो 1/60 बनेगा प्लस 1/30 बनेगा, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा देंगे एलसीएम सेम करने के लिए। अब क्या बनेगा हमारे पास, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/f इज इक्वल टू, ऊपर बनेगा 2 + 1 दैट इज 3, यहां बनेगा 60, तो f इज इक्वल टू बन जाएगा 3 दूनी 6 प्लस का 20 सेंटीमीटर। पॉजिटिव क्यों आया, क्योंकि डबल कॉन्वेक्स लेंस था, उत्तल लेंस था, इसलिए पॉजिटिव आया, तो 20 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं, ट्राई कर सकते हैं अपने आप।